उसने एक्सआई परिवार के कनेक्शन का इस्तेमाल करके गु परिवार की कंपनी में निवेश किया और पूरी फुर्सत में ग्रुप को नष्ट कर दिया। लेकिन गु ग्रुप ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सका। वो बस देखते रहे कि कंपनी का बिजनेस एक कदम से चुराया जा रहा है। अंत में दिवालिया हो गया। बाबूजी, पहले सर्जरी की तैयारी कर ले, फिर 3 लाइफ एंड डेथ वेवर साइन कर कॉपी हॉस्पिटल को दे, एक फाइल में रख, एक स्पेयर रख और एक तुझे खुद के लिए। तो फिर एक और वीडियो फिल्म कर ताकि बाद में तू इनकार ना करे और मुझे परेशान ना करे। तो ये सुनते ही एक्साई जीन के होंठ का कोना हल्का सा हिल गया। मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा अपनी बात एक किताब पलटने जितनी जल्दी बदल देगा। 1-2 सेकंड पहले तो वो मुझे ग्रैंड पापा एक्साई बुला रहा था, फिर अगले पल में वही बाबूजी बन गया। वो गुस्से में दांत पीस लिया। उसने मुझे तगड़ी नजर से देख लिया। भले ही ये पोता उसकी बहुत पसंद था, पर साथ ही लोगों को इधर उधर पागल करने में भी बड़ा माहिर था। मैंने इसे बड़ा मसला नहीं समझा। मैंने 3 सर्जिकल रिस्ट कंसेंट फॉर्म पास कर दिए और साथ ही लेटेस्ट पाइनएप्पल फोन भी निकाला। मैंने एक शॉर्ट वीडियो फिल्म किया। वीडियो और हैंडराइटिंग दोनों क्लियर है। यह चेक करने के बाद मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, एनेस्थीसिया की तैयारी कर, सर्जरी का टाइम है। शियाजान जैसे ही निकल गया, हुयुआन फिर से करीब आई। क्या तू पहले कभी सर्जरी कर चुका है? मैंने भौहें चढ़ाकर दूर के लहजे में कहा। गुप, मैं बस एक बस्तड़ हूं, तो मैं तेरे जैसे महान के बराबर खड़े होने लायक नहीं हूं। ऐसा कहने के बाद मैंने गु किंगहैन को दूर मत भटकने को कहा और प्री ऑपरेटिव तैयारी शुरू कर दी। युगुवान ने होंठ सिल दिया। वह मेरे पीछे हटते हुए पीछे की ओर देखती रही। उसके दिल में कड़वे झंकार की लहरें उठने लगी। उसने गहरी सांस ली और चुपके से दिल में वादा किया, मुझे शाओ बीएस की माफी जीतनी होगी। दूसरी तरफ जी जेजियांग की पोजीशन देख के दिमाग हिल गया। ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल ने अपने सबसे प्रोफेशनल मेडिकल स्टाफ को उसके लिए बुला रखा। कि जब उन्हें पता चला कि सर्जन असल में एक जवान लड़का है, तो वे रुक नहीं पाए और फ्राउन कर बैठे। पर मैं जल्दी ही अपनी प्रोफेशनल टेक्निक इस्तेमाल करके सभी को इम्प्रेस कर दिया। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट नर्स गु वैनर ने पूरे सर्जिकल प्रोसेस को देखकर हैरान हो गई। तो मेरी सोच बिल्कुल क्लियर थी, टेक्निक स्टेडी, जैसे मैंने लाखों सर्जरी कर ली हूं। ऑपरेशन रूम के बाहर सीयू बेचैन होकर बैक एंड फॉरवर्ड चलती रही, एक सेकंड भी रुक नहीं पाई। दीदी, क्या तुम्हें लगता है पापा की चोट ठीक हो सकेगी? अस्सी हुजिंग की आंखें रेड रिम्ड थीं। उसने घुटते स्वर में कहा, मैंने अभी पापा की एक्स-रे मेरे अब्रॉड डॉक्टर फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दी। उसने कहा कि इन 3 शेप्रेल फ्रैगमेंट्स की पोजीशन देख के इन्हें टच न करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अभी के मेडिकल टेक्नोलॉजी से शेप्रेल निकालना बुनियादी तौर पर इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो जिंदा रहेगा तो रोजाना अनइमेजिनेबल पेन झेलनी पड़ेगी। ये तुम वहीं खड़े रहे डेज्ड। तो वो अपने पापा को मरते नहीं देख सकता था, लेकिन पापा को लगातार पीड़ित होते देखना भी नहीं चाहता था। उसकी आंखें तुरंत रेड हो गईं। उसको पता था कि जब पापा ने सर्जरी का फैसला किया तो वो पहले से ही अपना चॉइस ले चुका था। गो क्विंग हान ऑपरेशन रूम के सामने की कुर्सी पर सीधा बैक रखकर बैठी। जी यूजिंग और जी यू दुखी एक्सप्रेशन देख रही थी। एक पल हिचकिचाते हुए फिर अपने पॉकेट से 2 कैंडी निकाल ली। ये तुझे है चाचा, तो भाई ने ये मेरे लिए खरीदा। दादाजी की बीमारी डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। शी यूजिंग ने कैंडी ले ली। उसकी आंखों में आंसू धारा की तरह बहने लगे। साओ बेई डेफिनेटली पापा को ठीक कर देगा। वहां सी यू ने अब हरी और कहा, सी यीजियन के शरीर में शरैपनेल की जगह बहुत स्पेशल थी। शरैपनेल निकालते समय 1 मिलीमीटर की चोट भी मरीज की मौत का कारण बन सकती थी। तो मैं हर कट में बहुत सावधान था। साथ ही 3 किंकिंग की आवाजें भी आईं। बच्चे की नाखून जितने साइज के 3 शरैपनेल के टुकड़े निकाले गए और ट्रे पर रखे गए। शरैपनेल निकालने का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया। अब बस सुई लगाना सुटरिंग में बचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्जरी करना इतना थकाऊ हो सकता है। सुटरिंग की स्पीड बहुत तेज थी, जैसे मैं इसे 10,000 बार कर चुका हूं। मैं जल्दी से सर्जरी खत्म कर दिया, सबको हैरान कर दिया। ऑपरेटिंग रूम की लाइट आखिरकार बंद हो गई। तो मैं हाँफ रहा था। मैं फर्श पर ढीले ढंग से बैठ गया और शिव और सी यूजिंग बाहर खड़े थे। ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला देख वे अंदर रश इन हुए। तो शी यू की आंखें ब्लडशॉट हो गई थीं। तो वह अपने पापा के बगल में घुटने टेक कर धीरे धीरे रोने लगा। इसी बीच जी यू क्विंग हान ऑपरेटिंग रूम में मुझे ढूंढ रही थी। तो उसने मुझे फर्श पर बैठा देखा, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ। उसने एक टिश्यू लेकर मेरे पसीने को पोंछा। तू ठीक है क्या? उसने थोड़ा दिल से पूछते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, जल्दी मदद कर मुझे उठाने में। मुझे इस बेटे पापा वाले सीन को फिल्म करना है। शीहजी जान की ऑपरेटिंग टेबल के पास गिर पड़ा, पहले खुद को रोकते हुए, फिर वो धीरे धीरे रोने लगा। मैंने अपना फोन उठाया और सब कुछ वाइड शॉट्स से लेकर मीडियम शॉट्स और क्लोजअप तक फिल्म किया। सी है कि हर मूवमेंट और एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हुए। अशी यूजिंग भी पहले बहुत उदास थी,
पर मेरे एक्शन देखकर उसने ऑपरेटिंग टेबल के पास वाले मशीन को शंकित नर से देखा और पाया कि मरीज की हार्टबीट बिल्कुल भी बंद नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक्साइटमेंट की लहर दिखने लगी। मेरे पापा की सर्जरी सफल हो गई। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। मेरी रिएक्शन देखकर यूजिंग का जबड़ा हैरानी में खुल गया। इसी वक्त गुआन एयर ने शेरेपनेल वाला ट्रे लेके आया। तू देखो, यूजिंग को खाली खाली देख रही थी तो थम के साइज के 3 टुकड़े शेरेपनेल के आंसू के चेहरे से बेअसर बहते रहे। वो अंदर इन शेरेपनेल फ्रैगमेंट्स को इमेजिन करने की हिम्मत नहीं कर पाई। हर पल उसे किस तरह का टॉर्मेंट झेलना पड़ा होगा। तो ये मेडिकल इतिहास में एक मिराकल है। तो गुवान एयर ने प्रेस्ड किया। उसने मुझे इज्जत से भरी एक लुक दी। पर्याप्त वीडियो मटेरियल इकट्ठा करने के बाद आखिरकार मुझे याद आया कि शीहू को एक हेड्स अप देना है। तो मैंने उसके कन पर थपथपा दिया। बिग ब्रो, लगभग 2 घंटे में मेरे दादाजी अपनी आंखों से देख पाएंगे तुम्हारा उसे शोक मनाते हुए सीन देखकर। क्या मैं तुम्हारे लिए 2 बेल्ट पहले से खरीद लूं ताकि तैयार रहे। तो सीयू ने अपने आंसू पोंछे और उलझन में मेरी ओर देखे। उसने अपने आप से सोचा, मैं उसके हर शब्द को कैसे जानता हूं। तब पर जब सब मिलाकर देखता हूं तो मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसने फिर से सी यूजिंग को देखा और पाया कि उसकी आंखें भरी हुई थी, फिर भी उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अब पापा ठीक हैं। शाओ बेई के हिसाब से वो लगभग 2 घंटे में जाग जाएगा, इक्सी यूजिंग ने स्माइल के साथ कहा। इन शब्दों को सुनते ही एक्से हाओ ने एक्साइटेड होकर मुझे बियर हक दिया। धन्यवाद धन्यवाद, इस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा दर्द झेला है। अंत में वो इस दिन तक जीवित रहे कि हमारा देश मजबूत और समृद्ध हो रहा है। तो मैं बहुत दर्द में था। मैं ग्रिमेस कर रहा था। मैं चिल्लाया, मैं अभी अभी सर्जरी खत्म कर ली। मेरे इस पुराने बॉडी को तुम्हारे द्वारा डिसेंबल किया जाने वाला है। आदमी और औरत को इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं पता। इक्स ईहू ने मुझे छोड़ दिया, शर्म से अपना सिर खुजलाते हुए। मैं अभी अभी बहुत एक्साइटेड था। बुजुर्ग अभी भी कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन हेतु हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये अगले कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। मैंने ऊपर आसमान की तरफ कहा, देर हो रही थी। सबको जल्दी खाने चलना चाहिए। ऐसा कहके मैं अपनी सर्जिकल गाउन बदलकर गुक्विंग हैन के पास गया और पूछा, गबू खाए क्या? तो गुक्विंग हैन ने सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक मिल्क कैंडी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मैंने मिल्क कैंडी को मुंह में फेंका और लाइटली उसके माथे पर फ्लिक मार दिया। मैंने उसे याद दिलाया, अब से खाने से पहले ज्यादा स्नैक्स मत खा। अगर ठीक से नहीं खाएगी तो लंबी नहीं होगी। गुक्विंग हैन अभी थोड़ा मालन्यूट्रिशन से जूझ रही थी। उसका बॉडी टाइप थोड़ा बहुत पतला था, तो उसका ठंडा और फ्रेजाइल लुक दिल तोड़ने वाला था। उसने माथे को थामकर हल्का हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं तेरी बात सुनूंगी। चलो, मैं तुम्हें खाने ले चलूंगी। अलविदा। मैं बस गुक्विंगहैन को ठीक से खाने की लेक्चर दे रहा था, पर रात में जियांग चेंग खाने के लिए सही जगह नहीं है। रोड साइड बारबेक्यू स्टॉल पर भीड़ लगी हुई थी। कोयले पर बीफ और लैम्ब ग्रिल हो रहा था। खुशबू इतनी फ्रेग्रेंट थी कि मैं ट्रांस हो गया। मेरी नजर डगमगाई। मैं हिचकिचा गया। मैंने कार रोक दी और गले की आवाज निकाली, आज पहले तुम्हें धांसू फूड पर खर्चा करनेंगे, ठीक ठाक खा लेंगे, वो कल से शुरू कर देंगे। मैं रुक गया, फिर कहा, तुम्हारे से शुरू करते हैं। वो कहने के बाद मैंने गुकिंगहन की कलाई खींची और रोड साइड बारबेक्यू स्टॉल की ओर चल दिया। सच कहूं तो यहाँ का ग्रिल्ड बीफ स्टेक जितना टॉप नहीं है और माहौल भी रेस्तरां जैसा नहीं है। पर बारबेक्यू के लिए साइडवॉक पर बैठना पड़ेगा, रात की ठंडी हवा का मजा लेना, कभी कभी कार के धुएं की हल्की बूंदें लेना, तभी पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक गिलास को डिग्री का आइस कोल्ड सोडा डालो तो सारे दिन की परेशानियां और फ्रस्ट्रेशन एकदम गायब हो गईं। डिंग ने किताब की असली कहानी बदल दी। कायरडेक का आइस जॉन का रोग, इनाम संगीत का टैलेंट और टॉप टियर में एक सीक्रेट रेसिपी वाली चिकन लेग चबा रहा था। तभी दिमाग में अचानक वो मैसेज पॉप अप हो गया। मैंने टाइम चेक किया, लगता है बुजुर्ग शायद उठ गया होगा। क्या हो सकता है कि किसी और की कहानी बदलने से भी इनाम मिल जाए। खैर, मैं सिर हिलाया। वैसे भी अमीर होना मेरा सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, बाकी सब तो बस बोनस है। मैं जियांग चेंग का टॉप सेकंड जनरेशन रिच किड हूं, एक फेमस प्ले बॉय। मुझे दूसरों को खुश करने के लिए कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं। हमेशा से दूसरों ने ही मुझे खुश किया है। तो जब घर पहुंचे तो लगभग 10 बजे रात हो रही थी। वापस आ गया। दरवाजा खुलते ही जियांग जियू ने दरवाजा की ओर देखा। चुपके से जाने की कोशिश में फेल हो गया। मैं शर्म से सिर नीचे झुका दिया। मैं लिविंग रूम में ऐसे घुसा जैसे कोई गड़बड़ करने वाला बच्चा। माँ, अभी भी जाग रहे हो? तो मैंने उन्हें नमस्ते का। गु किंगहैन ने मेरी शर्ट के कोने को खींचा और धीरे धीरे नमस्ते बड़बड़ाया। जियांग जियू ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भौहें सिकुड़ी। पूरे दिन तुम पढ़ाई नहीं करते, तो तुम्हें बस बाहर मस्त रहने का तरीका आता है, जैसे कोई जंगली बच्चा। घर आते ही तुम लोगों कैसे नमस्ते कहो ये भी नहीं जानते।
तुम्हारी तो शिष्टाचार ही नहीं है। वह तुरंत मेरी ओर देखी और धीरे से बोली, शाओबाई, आज बाहर खेलकर थक गए क्या? आंटी वांग तुम्हारे लिए एक गिलास दूध गर्म कर देंगी ताकि तुम आज रात अच्छी नींद ले सको। किंगहैन के लिए भी एक गिलास गर्म कर देना। मैं मुड़कर गु किंगहैन के सिर पर थपथ पा दिया। आज रात जल्दी सो जाओ, कल स्कूल तुम्हें ले जाएगा। अगर मैं अभी तक नहीं उठाऊं तो मुझे जरूर जगाना, यह सुनकर कि मैं उसे स्कूल ले जाऊंगा। गु किंगहैन ने तुरंत उत्साह से सिर हिलाया, चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ। वो अपने कमरे में जाकर नहाने लगी। मेरी बात करें तो मैं असली उपन्यास के बारे में सोच रहा था। अगू जियुआन और जियू हमेशा असली होस्ट को पसंद करते थे। भले ही गु ग्रुप गिर गया, फिर भी उन्हें असली होस्ट की बाद की जिंदगी की चिंता रहती थी। पर मैं उस ओरिजिनल होस्ट जितना दिलहार्ड नहीं हूं, जो आराम से उनके बलिदानों का आनंद ले लेता है बिना कोई मीठा एक्सप्रेशन दिखाए। कम से कम जब मम्मी पापा घर पर हों। मैं वो करना चाहता हूं जो एक पूरा टाइम बेटा को करना चाहिए। मैं पापा के पीछे गया ताकि उन्हें थोड़ा चाइनीज स्टाइल मसाज दे सकूं। आपके कंधे बहुत टाइट हैं, तो काम हाल ही में काफी थका रहा होगा। उगु जियुआन ने धीरे धीरे आं भरी। तो मैं कंपनी के कामकाज में अभ्यस्त हूं। शियाओबेई बहुत समझदार है। अब बस पापा को बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी दिला दूंगा सिवाय आसमान के सितारों के। मैंने सिर हिलाया, वाकई में कुछ नहीं, बस पापा के घर संभालने से बहुत अच्छा लगता है। शियाओबे आखिरकार बड़ा हो गया। युगु जियुआन ने नाक से छींकते हुए आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने धीरे धीरे आ भरी, दादा का जाना बड़ा अफसोस है। तो मेरे पास पापा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी भावना को समझ नहीं सकता। अगर स्वर्ग में दादा की आत्मा तुम्हें इतना समझदार देखे तो उन्हें जरूर बहुत सुकून मिलेगा। युगु जियुआन ने आ भरी। उसने भी अपने पापा को याद करने लगा और मैं सिर हिलाया। तो तुम्हें फिर से पापा का प्यार महसूस कराने के लिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक दत्तक पापा ढूंढ लिया, ताकि तुम फिर से पापा की लव फील कर सको। मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक दत्तक पापा ढूंढा है। ओह हाँ माँ, तू पापा को क्यों नहीं रोका? मैंने गुस्से में चिल्लाया। मैंने कहा कि मैं पापा के लिए दत्तक पापा ढूंढना चाहता हूं। तुरंत गु जियुआन ने मेरी टांग पकड़ ली। बच नहीं पाया, बिल्कुल भी बच नहीं पाया। मैंने याद किया कि पहले जब असली होस्ट परेशानी करता था, जो जियुआन भी वैसा ही था। वो एक ही बार में असली होस्ट की टांग पकड़ लेता था। ऊपर चाहे वो मुझे मार भी ले, गु जियुआन की मार से दर्द नहीं होता। वो उसी के अलावा वो हमेशा असली होस्ट को सब सही सही संभालने में मदद करता था। किसने तुम्हें इतना शरारती बना दिया? नेचर का रूल लटने की हिम्मत। अपने पापा के लिए पापा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? जियांग जियू ने हंसते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सीरियसली बोला, ये संभावित दादा मेरे लिए बड़े ध्यान से चुने गए थे, तो मैं गारंटी देता हूं कि पापा उसे पसंद करेंगे। और भी वो हमारे ग्यू ग्रुप को एक और लेवल आगे ले जाने में मदद कर सकता है। मेरे पास सिर्फ एक ही पापा है, तो मैं ऐसे किसी और को अपना दत्तक पापा मान लूं। गुगु जियुआन ने दरवाजे के बाहर से चिल्लाया। तुमने कहा था पछताओ मत। को जब तुम उससे मिलोगे मैं उसे बता दूंगा कि तुम उसके बारे में ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं हो। तो मैं जोर से बोला, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा की बैकबोन नहीं है? तो मैं कैसे शेमलेसली किसी को अपने पापा बनवाने की हिम्मत करूं? तुम अभी उसे कॉल कर सकते हो, गु जियुआन ने दृढ़ता से कहा। तो फिर बाद में मेरे से तुम्हारे लिए गुड़वट डालने की भीख मत मांगो, मैंने स्नॉट करते हुए कहा। गु जियुआन ने फुसफुसाते हुए कुछ शब्द कहे और स्टॉर्म्ड होकर बेडरूम की ओर लौट आया। हालांकि इस बार मैंने फैमिली को कोई ट्रबल नहीं दिया, पर पापा को घर लाना अभी भी ठीक नहीं है। जियांग जियू की इंटरेस्ट मेरे कारण पिक्ड हो गई। उसने धीरे से मेरी बट पर थपथ पा दिया। शाओबाई, तुम्हारा वो अडॉप्टिव दादा किस काम में है? मैंने धीरे से जियांग जियू के कंधे को धक्का दिया। माँ, तुम्हें भी अपने कमरे में वापस जाकर सोना चाहिए। तो 3 दिनों में अगर बुजुर्ग अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया तो उसे घर लाया जाएगा मिलने के लिए। अगर मैं अभी तुम्हें और पापा को बताऊं तो पापा फिर भी बुजुर्ग को मजाक क्यों समझेंगे? जियांग जियू ने सिर हिलाया। तो तुम्हें अपनी लिमिट्स जाननी होंगी। अगर कोई बहुत बुरा है तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। मैंने हाथ हिलाते हुए जियांग जियू को दरवाजे तक देख लिया। मैंने उसे गुड नाइट कहा जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा। फिर से दरवाजे पर हल्की खटखट सुनाई दी। मैं पजल्ड होकर बैठ गया। तो मैंने दरवाजा खोला और सामने गु किंगहान खड़ी थी। वो पिंक बनी पायजामा में बदल गई थी। दरवाजे पर नर्वस होकर खड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वो अचानक हाथ बढ़ाकर मुझे गले लगा ली। गुड नाइट ऐसा कहने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली गई। मैंने सिर खुजला, पर मुंह के कोने खुदबद ऊपर की ओर मुड़ गए। ये लड़की बहुत क्यूट है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे नहीं पता असली होस्ट क्या सोच रहा था। नरम बिस्तर पर लेटे हुए मैंने अपना फोन निकाला। मैंने जल्दी से वो सॉन्ग एडिट किया जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था और उसे अपने डॉइन अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। तो फिर मैंने अपने पिलो को गले लगाया और सो गया। और जो बात मुझे नहीं पता थी
वो ये कि डो इन टुनाइट पर मेरी पॉपुलैरिटी उसी समय चुपके से बढ़ रही थी। टैक्सिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगभग दर्जन डॉक्टर एक वीडियो बार बार देख रहे थे। ये मेरे द्वारा सीए जान पर ऑपरेट करने की पूरी प्रक्रिया थी, जो ऑपरेटिंग रूम के सिक्योरिटी कैमरा से निकाली गई थी। एक मिरेकल, वाकई में मेडिकल मिरेकल। तो उसकी तकनीक बहुत एक्सक्यूजिट है। भले ही तुम मुझे और 10 साल दो, मैं इसे मास्टर नहीं कर पाऊंगा। अगर वो जनरल सीए के शरीर से सेरेपनेल निकाल सके तो क्या बाकी जनरलों की बीमारियों का इलाज हो सकता है? तो तुम सोचते हो भगवान है या कुछ और? बाकी पुराने जनरल सब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पर भरोसा करके जिंदा हैं। हर प्रोफेशन की अपनी स्पेशलिटी होती है। लगभग दर्जन साल की प्रैक्टिस के बिना ऐसी मास्टर की मास्टरफुल तकनीक होना असंभव है। वो ट्रेडिशनल चाइनीज सिन पढ़ने का टाइम कहाँ से लेगा? वे सभी जनरल ऐसे हैं जिन्होंने शानदार मिलिट्री फीट्स हासिल किए हैं और हमारे डेक्सिया के निर्माण में योगदान दिया है। हम कैसे किसी आधे अधूरे अमेचर को उन्हें ट्रीट करने देंगे? पर मैंने सुना है कि ये चीफ सर्जन इस साल सिर्फ 17 साल का है। तो उसके पास एक बहन है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हॉस्पिटल में काम करती है और वो उसकी सिचुएशन को बखूबी जानती है। 17 साल का। अगले सुबह जल्दी दरवाजे पर सॉफ्ट नॉक से मैं उठ गया। तो मैंने अपना फोन उठाया, बालों के बर्ड्स नेस्ट को रफलिंग किया और आधी नींद में आंखें आधी बंद करके दरवाजा खोल दिया। आज गु किंगहैन ने हल्का पिंक शर्ट पहना था, तो उसके नीचे स्कूल स्टाइल की प्लीटेड स्कर्ट थी। लंबी पतली टांगे चॉपस्टिक जैसी सी थीं, फेयर और बगैर दाग के, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। उसके फ्रंट बैंग्स को एक छोटा शेपलावर शेकल क्लिप से साइड में पिन किया गया था, जिससे उस फेयर फोरहेड दिख रहा था। भार्निंग भाई, जब वो शर्माते हुए बोली, उसका चेहरा ब्लश हो रहा था। लड़की को डर था कि एक रात की नींद के बाद मैं फिर से अपना पुराना सेल्फ बन जाऊंगा। मैंने गु किंगहैन के सिर पर थपथपाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर याद आया कि उसे आज स्कूल जाना है। उसने साफ तौर पे अपनी लुक पर काफी मेहनत की थी, इसलिए मैंने हाथ वापस खींच लिया। फिर ग्यू चिंगहैन ने सिर नीचे किया और एक छोटा स्टेप आगे बढ़ा। मैंने झुके हुए छोटे सिर को थपथपाया। चलो साथ में नाश्ता करते हैं, फिर खाकर स्कूल चलेंगे। तो मैं साइड में हट गया और ग्यू चिंगहैन को कहा कि वो मेरे ड्रेसिंग रूम में आकर मेरे लिए आउटफिट चुन ले। कल की घटना के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे अपने कपड़े खुद नहीं चुनने चाहिए। तो मैं जियांग चेंग का टॉप सेकंड जनरेशन रिच किड हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को नॉव रिच जैसा ड्रेस करता रहता हूं। ग्यू चिंगहैन मेरे ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करते ही ब्लश हो गई और वो व्हाइट शर्ट विथ टाई और ब्लैक ट्राउजर स्कूल स्टाइल में चुनती है। बदलने के बाद गु किंगहैन के बगल में खड़ी हो गई। ये कपड़े काफी कपल लुक जैसा लग रहा था। डाइनिंग रूम में पहुंचते ही नानी को उम्मीद नहीं थी कि गु किंगहैन भी ब्रेकफास्ट के लिए आएगी, इसलिए उसने उसके लिए कोई प्लेट नहीं तैयार की थी। मैंने सिर खुजला, काफी एम्बारेस्ड महसूस किया। पहले तो असली होस्ट ही कहता था कि वो गु क्विंगहैन के साथ एक ही टेबल पर नहीं खाना चाहता, इसलिए गु क्विंगहैन जब गु वाले घर में वापस आती तो उसे हमेशा उनका लिफ्टओवर खा ही पड़ता था। कभी कभी असली होस्ट तो सारे लिफ्टओवर फेंक ही देता और गु क्विंगहैन को अपने कमरे में फास्टिंग करनी पड़ती। जी क्विंगहैन ने सिर नीचे किया, हल्के से होंठ पिचकाए, एक तरफ झुकी हुई और अजीब तरह से खड़ी रही। आंटी वांग, अब से क्विंगहैन के लिए एक एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बना देना और कल मैं जो चाइनीज मेडिसिन का बाउल लाया था उसे गर्म कर देना। तो मैं बाद में ले जाऊंगा। मैंने गु क्विंगहैन की कलाई पकड़ ली और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। मैंने हमारे बीच का लस ब्रेकफास्ट निकाला और गु क्विंगहैन को मेरे साथ खाने का इशारा किया। पर गु क्विंगहैन को डर था कि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा, इसलिए वो चॉपस्टिक नहीं उठाती। मैंने भौहें सिकुड़ी। मैंने पक्के तौर पर गु क्विंगहैन का सिर घुमा दिया और उसे ब्रेकफास्ट खिलाया। गु क्विंगहैन के चेहरे पर एक हक्का बक्का सा लुक आ गया, तो उसके गाल लाल हो गए जब उसने कहा, मैं खुद ही खा सकती हूँ। मैंने गु क्विंगहैन को देखा और हंसते हुए कहा, मेरी बेवकूफ टॉप स्टूडेंट छोटी बहन, तुझे बहुत खा, कड़ी ट्रेनिंग कर और हेल्दी रहना है। तेरा ये बेकार टैलेंटहीन बड़ा आगे चल के तुझ पर ही निर्भर रहेगा। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने नया फेरारी ले ली और गु क्विंगहैन को स्कूल ले गया। कल मुझे बस याद आया कि उसके लिए कपड़े खरीद लूं। जो स्कूल बैग वो ले जा रही थी वो बहुत भारी था। उसमें नीचे के दोनों किनारों पर छोटे छोटे छेद थे। गु क्विंगहैन ने शर्माते हुए स्कूल बैग को अपने बगल में छुपा दिया। वो पैसेंजर सीट में सीधा सीधा बैठी चाइनीज मेडिसिन पी रही थी। भले ही दवा में बहुत सारा केन शुगर और शहद डाला गया हो, फिर भी लाल बत्ती पर रुकते हुए उसका स्वाद अजीब ही रहा। मैंने अपनी जेब से थोड़ी लीची निकाली और उसके हाथ में रख दी। तो मुझे पता था ये दवा पीना मुश्किल है, तो मैं ये तुम्हारे लिए लाया, मैं हंसते हुए बोला जब मैं उसके हाथ में लीची देख रहा था। तो गु किंगहान ने हल्के से होंठ चाटा। क्या यही है जब कोई तुम्हारी केयर कर रहा हो? तो उसने खुद के लिए एक लीची छिली और मुंह में डाल दी।
मीठा रस फूट आया। लीची की अनोखी खुशबू तुरंत उसके मुंह में भर गई। ये पहली बार था जब उसने लीची खाई। लाल बत्ती का फायदा उठाते हुए उसने एक और लीची छिली और मेरे हाथ में धक्का दिया। मैंने लीची ली और मुंह में डाल दी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मेरी पिछली जन्म में मैं जो सबसे ज्यादा लीची खाता था वो सिर्फ फिजी शाओ वैरायटी थी। स्वाद में फर्क बहुत बड़ा था। कुछ इतनी मीठी थी कड़वी लगने लगी। कुछ थोड़ी खट्टी थी, लेकिन इस लीची में हल्की मिठास थी। साथ में ऑसमेंस फूलों की खुशबू मिली हुई। और गुदा और कुरकुरा रसीला था और बीज बहुत छोटा था। ये 2 जन्म में मैंने जो सबसे डिलीशियस लीची खाई है वही है। क्यों तुम्हें पता है ये कौन सी लीची है? तो मैं माँ से कहूंगा कि और लीची ले आए, कमरे में रख दूं। मैंने आराम से पूछा गू। तो किंगहान ने एक पल सोचा और बोला, मेरा ख्याल है इसे ग्वालू लीची कहते हैं। मैंने माँ को इसका जिक्र करते सुना है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते ही मेरा ग्रिप हिल गया। ग्वालू लीची को लीची का रोल्स रॉयस माना जाता है। तो मुझे याद है कि पिछले जन्म में मैंने एक ग्वालू लीची को 500 युआन तक की बोली पर नीलाम होते देखा था। मैंने निगला। मैं बोला, मेरे एक कौर की कीमत आधा घर मत बता। गुकिंग हान ने भी अपने हाथ में लीची को हैरानी से देखा। फोन निकाला, कीमत देखी और राहत की सांस ली। ये किस्म शायद 1 युआन प्रति जिन के आसपास होगी। माँ ने थोड़ा बेहतर क्वालिटी वाला एक खरीदा। कीमत शायद थोड़ा ज्यादा होगी। और मैं सिर हिलाया और दांत पीस लिया। कैपिटलिस्ट, एक और दे दो। एक लीची जो 10 युआन में आती है। अगर 2 खा लूं। लोगू किंगहान ने 2 खा लिए। उसने 2 रखे ताकि क्लासमेट को दे सके। तो फेरारी जल्दी ही जियांगचिंग हाई स्कूल के गेट तक पहुंच गई। मैं गेट गार्ड को नमस्ते कहा, फिर सीधे स्कूल में घुस गया। गार्ड ने हैरानी से मेरी ओर देखा। पहले ये यंग मास्टर हमेशा दोपहर के ब्रेक के आसपास स्कूल आता था। अब यह सिर्फ सुबह 7:40 था। कार पार्क करने के बाद मैं जम्हाई ली, गुकिंगहान के साथ क्लासरूम की ओर चलते हुए। तो उसकी क्लास 1 है, जबकि मैं क्लास 10 में हूँ। दोनों क्लास अलग अलग फ्लोर पर हैं, एक दूसरे के ऊपर। मैंने गुकिंगहान के सिर पर थपथपा कर कहा, सी यू लेटर। अब फिर मैं मुड़कर अपनी क्लासरूम में गया। डेस्क पर स्लंपिंग करते हुए नींद ले ली। मेरे डेस्कमेट ने डेस्क पर टैप करके उत्साह से कहा, भाई भाई, अभी अभी तुम्हें क्लास तक ले जाने वाला वो व्यक्ति तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? इतनी सुंदर गर्ल मैं पहले कभी नहीं देख पाया। तेरी गर्लफ्रेंड को स्कूल तक एस्कॉर्ट करना। कोई आश्चर्य नहीं कि आज तू इतना जल्दी आया। तो मैं संदेह से ऊपर देखा, सामने वाले थोड़ा मोटे डेस्कमेट को देखते हुए। मैंने उसके बारे में वाली कहानी याद की। इस फैटी नाम चेन युआन है। ओरिजिनल नॉवेल में वह कुछ ही लोगों में से एक था जो ओनर गिरने के बाद भी मदद करना जारी रखता था। लेकिन चेंग युआन का परिवार अमीर नहीं था। ओनर की मदद करता। ओनर हमेशा सोचता कि वो उसे अपमानित कर रहा है और ठंडे ढंग से पेश आता। तो कभी कभी तो उसे मारना, किक मारना भी करता था। मैंने भौ उठाकर मजाक में कहा, अरे फैटी, वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। उसके बारे में कोई आइडिया मत बनाना, तो वरना समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए मुझे मत दोष देना। चेंग युआन ने झटपट मुस्कुराहट दी। मैंने सोचा तुम आखिरकार लियांग वानवैन को गिवन अप कर दिया है। लियांग वानवान का नाम सुनते ही दिमाग में झट से याद आ गया। ओरिजिनल ओनर रोज स्कूल आता था, बस लियांग वानवान को देखने के लिए। सुबह उठ नहीं पाता था, इसलिए चेंग युआन को थोड़ा पैसा दे दिया और रोज लियांग वानवान के लिए ब्रेकफास्ट लाने को कहा। ओरिजिनल प्लॉट में लियांग वानवान हमेशा उस अयोग्य और बेकार ओरिजिनल ओनर को नीचा देखती थी। और जब भी ओरिजिनल ओनर उसे गिफ्ट देना चाहता, उसे लंबे टाइम तक मुस्कुराते हुए मनाना पड़ता था, तभी वो स्वीकार करती। अगर वो सीधे सीधे ना कह देती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो पर लियांग वानवान कभी कभी ओरिजिनल ओनर को थोड़ा आशा देती और 1 साल से ज्यादा टाइम तक हार मत मानने को प्रोत्साहित करती। ओरिजिनल ओनर ने लियांग वानवान को जो चीजें दी, बड़ी छोटी, सब मिलाकर 500 शून्य युआन से ज्यादा हो गई। तेरे साथ मेरे पास कितना पैसा बचा है? तो मैंने पूछा। ओरिजिनल ओनर सिम्प था, पर वो गंभीर रूप से बीमार नहीं था। एक बेटे के तौर पर उसने जो पैसा कड़ी मेहनत से कमाया, वो क्यों ग्रैंड चाइल्ड जैसा बनके दूसरों को खर्च करने देगा? चेंग युआन ने अपनी जेब से एक मुट्ठी नकद निकाल ली। यही बाकी बचा हुआ सारा पैसा है। मैंने भौहें चढ़ा ली। मैंने मोटे तौर पर पैसे गिन लिए। 2 शून्य युआन बचा था। सेमेस्टर की शुरुआत में मैंने तुम्हें 30 शून्य युआन तो नहीं दिया था। सेमेस्टर का आधा ही हो गया है, फिर भी तुमने ब्रेकफास्ट पर 20 शून्य युआन से ज्यादा खर्च कर दिया। क्या वो हर सुबह ग्वालो लीची खाती है? चेंग युआन ने हैरान होकर मुझको देखा और धीरे से पूछा, अब भाई, क्या तुम अब सच में लियांग वानवान को पसंद नहीं करते? कसम से नहीं यार। तो मैं गुस्से में बोला। अचानक मुझे चेंग युआन की डेस्क की ड्रॉअर में ब्रेकफास्ट दिखा। मैंने इमीडिएटली ही उसे छीन लिया। मेरी अपनी बहन ने आज सुबह अभी तक फुल नाश्ता भी नहीं किया। वो तो सच में लक्सुरियस ढंग से खाती है। बोलते ही मैं खड़ा हुआ और सीधे ऊपर की सीढ़ी पर चला गया। और सुबह की रीडिंग सेशन तक अभी भी 10 मिनट बचे थे।
ज्यादातर स्टूडेंट्स नाश्ता करते हुए अपनी लेसन याद कर रहे थे। एक लड़की गु किंगहैन के बगल में बैठी थी, तो वो आधा स्टीम तोड़कर उसे दे रही थी। मैंने वो बुन का टुकड़ा छीन लिया और मुंह में धंसाया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, तो यही है तुम्हारा रोज का नाश्ता। तो दूसरी लड़की ने भौहें चढ़ा ली, उसकी पानी जैसी आंखें मुझ पर टकटकी मार रही थीं। ब्रो, तुम यहाँ क्यों आए? युगु किंगहैन ने हैरान और खुश होकर कहा। उसने अपने बगल की लड़की की ओर देखा और इंट्रोड्यूस किया। यह है जियांग शान। जियांग शान ने गु किंगहैन को शंकास्पद नजर से देखा कि उसे पता नहीं था कि गु किंगहैन का भाई है। मैंने जियांग शान की तरफ सिर हिलाया। तेरे पोषक नाश्ते की भरपाई करने आया हूं। मैंने डेस्क पर एक फुल लोडेड सैंडविच रख दिया। अरे चरोमा इमीडिएटली ही क्लासरूम में भर गया। सबकी आंखें इस तरफ मुड़ गईं। जियांग शान ने सैंडविच देखी और बिना रोक पाए निगल दिया। तुम दोनों जल्दी जल्दी खा लो, दूसरों की पढ़ाई में दिक्कत मत करो। मैंने सिर घुमाकर समझाया। दु क्विंगहैन ने सिर हिलाया। उसने सैंडविच का आधा हिस्सा जियांग शान के हाथों में धकेल दिया। पहले उसे कभी नाश्ता नहीं मिलता था। हमेशा जियांग शान ही अपना नाश्ता आधा करके उसे देता था। आज वह आखिरकार जियांग शान को रिटर्न कर सकी। मैंने फैटी से मिले 2 शून्य युआन के छोटे नोट्स ले लिए। मैंने उसे गु क्विंगहैन के हाथ में धकेल दिया। ये तेरी अलाउंस है, जो कार्ड मैंने दिया था। अगर इस्तेमाल नहीं करना तो अभी के लिए यही खर्च कर ले। आज दोपहर मुझे सीनियर युवान की मदद से मूव करना है, इसलिए मैं तेरे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। मैंने गु क्विंगहैन का गाल चिमटा। आज लंच में अपने फ्रेंड को कुछ बढ़िया ट्रीट कर। पैसे खर्च करने से डरो मत, अगर बहुत कंजूस हो। आज रात तुझे सजा देने के लिए मुझे दोषी मत ठहराना। गुगु क्विंगहैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने सिर नीचे किया और हल्का सा सिर हिलाया। मैं जानता हूं, ऐसा कहकर मैं क्लासरूम की ओर मुड़ गया, लेकिन दरवाजा ही पहुंचने से पहले अचानक हंगामा छा गया। चांग युआन, तुम्हें नाश्ता लाने को नहीं कहा गया था। तो क्या काम कर रहे हो? हमें भूखा मारने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो तुम इतनी छोटी टास्क भी संभाल नहीं सकते, मानो या ना मानो। बेई को बता दो और उससे तुम्हारे साथ का रिश्ता तोड़वा। शोर सुनते ही मैं क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा हुआ और 2 तेज खांसी लेके गला साफ किया। मैं चिल्लाया, तुम सब क्या कर रहे हो? यह पूरी बिल्डिंग का सबसे शोरगुल वाला क्लासरूम है। तो क्या तुम्हारी कोई शर्म है? क्या तुमने अपने चेहरे कुत्तों को खिला दिए? इसी पर क्लास के सभी छात्र ऊपर देखे। वे सब मुझे देखे और उनके चेहरे पर हैरानी की अभिव्यक्ति थी। तो क्या सूरज पश्चिम से उगा? इतनी धूप में वे कैसे मेरे सामने आ गए? और जब देखा कि क्लासरूम शांत हो गया, मैं चुपचाप अपनी सीट पर वापस गया। मैं आज सुबह जल्दी उठ गया, इसलिए खुद को रोक नहीं सका, बड़ी यौवन कर बैठा। सभी क्लासमेट्स ने समझदारी से सिर हिलाया, इसलिए वो स्कूल आया ताकि नींद पूरी कर सके। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वे शोर मचाएं। गुबेई, क्या तुम इस पर कुछ करने वाले हो? तो वो टास्क जो तुमने चांग युआन को दिया था, उसे हर दिन हमें ब्रेकफास्ट लाने को कहा, तो वो आज सुबह लाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर वान वान को भरपेट नहीं मिला तो क्या वो हमें भूखा छोड़ना चाहता है? अगर वो आज सुबह क्लास में ध्यान नहीं लगा पाती तो क्या होगा? एक लड़की छात्रा, जिसकी चेहरा तेज और कान नुकीले थे, जोर से सवाल किया। तो उस लड़की छात्रा का नाम झांग सिटिंग था। वो वान वान की सबसे अच्छी दोस्त थी। तो वो आमतौर पर लियांग वान वान के साथ अपने रिलेशनशिप पे भरोसा करके मुझसे काफी सारे बेनिफिट्स मांगती थी। उसने चांग युआन की तरफ देखा और ऑर्डर दिया। अब भी 5 मिनट बचे हैं, जल्दी करो और स्कूल गेट पर हमारे लिए ब्रेकफास्ट ले आओ। हम स्कूल गेट के बाहर वाले स्टॉल से राइस बॉल्स खा लेना चाहते हैं। तो 2 मिक्स्ड वाले ले आओ। चेंग युआन ने मेरी तरफ एक झलक दी। उसने धीरे धीरे आ भरी और खड़ा हुआ क्लासरूम के दरवाजे की ओर जाने की सोच रहा था। मैंने एक हाथ से उसकी कंधे को नीचे धकेला, फिर जांग शिटिंग की ओर मुड़कर सवाल किया। अब मुझे याद क्यों आ रहा है कि मैंने सिर्फ लियांग वान वान के लिए ब्रेकफास्ट ले आने को कहा था। तेरा चेहरा कितना मोटा है, तो फ्रीलोडिंग की सोच कैसे कर सकता है? अगर खाने की ताकत नहीं है तो 2 बार घुटनों के बल झुक और मेरे आगे कोवट खा। शायद दया से मैं तुझे 2-3 कौर दे दूं, फिर भी ऐसे ही कट जाओ। तो जांग शिटिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वान वान अपनी फिगर देख रही है, इसलिए वो बहुत कम खाती है। मैं बस फूड वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसकी बची हुई चीजें खत्म करने में मदद करता हूं। मैं समझ गया, तो ऐसा ही निकला। तो बस एक बेकार औरत है जो दूसरों के लेफ्ट ओवर खाती है। अब फिर मैंने डेस्क को जोर से धक्का मार दिया। मैं खड़ा हुआ और चिल्लाया, चांग युआन मेरा भाई है। तू खुद को कौन समझ रहा है? अभी वो डॉग किस चीज पे भौंक रहा था? तो तुम सोचते हो इस गुबेई का टेम्पर नहीं है मेरे द्वारा ऐसे चिल्लाए जाने से? तो झांग सिटिंग का पहले से ही लारा ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लीड होने वाला हो। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए धमकी दी, गुबेई मेरे मदद करने की सोच भी मत कर। वान वान को मैसेज मत भेज। तो मैं तिरस्कार से हंसा। अगर असली मालिक होता तो शायद परवाह करता, पर मैं बस अपनी सारी चीजें वापस पाना चाहता हूं। वो 500 शून्य युआन है, मेरे पिछले जीवन की सैलरी के हिसाब से।
शायद मैं 10 साल में इतना बचा नहीं पाता। बगल में खड़ी लियांग वानवान ने गुस्से में भौएं उठाई। गुबेई, झांग सीटिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ट्रीट करता है? भविष्य में तू मेरे साथ अच्छा रहेगा, इस पर कैसे भरोसा करूं? मेरे ख्याल से अब से हम एक दूसरे से कांटेक्ट करना बंद कर दें। और सोच रहा हूं कि मैं तुझे एक गुड पर्सन समझता था, तो मैं तो ग्रेजुएशन के बाद तुझसे डेट करने की प्लान भी बना रहा था। तो ये सुनकर मैं लियांग वानवान को ऊपर नीचे देख रहा था। फेयर और स्किन, डेलिकेट फीचर्स, उसकी लुक्स वाकई काफी ब्यूटीफुल थी। तो पर उसकी लुक्स जुआन युआन की तुलना में बहुत नीचे थी, और गु किंगहेन से तुलना करें तो जैसे नाइट एंड डे। लियांग वान वान की फिगर काफी फ्लैट थी। एक्स यूएन युवान की अलिंग कर्व से तुलना करें तो वो पूरी अलग वर्ल्ड थी। जब उसने देखा कि मैं उसके चेस्ट को देख रहा हूं, लियांग वान वान ने घिनौना अंदाज में अपना चेस्ट कवर किया और 2 कदम पीछे हट गई। कुबेई, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जल्दी कर और मेरी बेस्ट फ्रेंड से अपोलॉज मांग, फिर उसे कुछ खरीद कर कवर कर ले, तो वरना मैं पूरी हफ्ते तक तुझ पर एक भी ध्यान नहीं दूंगा। मेरे सामने लियांग वान वान को देखते हुए मैंने खुद को चेहरा पर स्लैप मार दिया। अगर मेरी टॉप टियर मेडिकल स्किल्स नहीं होती तो शायद मैं हॉस्पिटल जाकर चेक कर लेता। अगर दिमाग में ट्यूमर बढ़ रहा होता तो वो स्लैप बहुत जोर से होता। गुगुबेई अब अपोलॉज कर रहा है। क्या वो वाकई इतना सच्चा है? ग्रुप का यंग मास्टर खुद को स्लैप मारकर अपोलॉज कर रहा है। अवान वान की चाकई कुछ और ही है। सभी क्लासमेट्स हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। युआन ने मेरा कलाई पकड़ ली। उसने सोचा था मैं समझदारी में आया हूं, लेकिन पता चला मैं अभी भी वही लव स्ट्रक फूला ही हूं। भाई बेई, सबसे बुरा तो पहला पीरियड लेट हो जाना है। मैं अभी राइस बॉल्स खरीदने जाऊंगा, तो मैं एक हाथ से उसकी शोल्डर नीचे धकेल देता हूं। अब फिर भी असली ओनर तेरी फ्रेंडशिप को ट्रैम्पल कर देगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्या मैं सोच रहा हूं, क्या मैं चेंग युआन को मेरे साथ कॉमबैक करने को कहूं, ताकि भविष्य में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो? मेरे पास अभी भी एक सीक्रेट स्टैश है। मैं लियांग वान वान की ओर मुड़ता हूं और याद करता हूं कि मैंने 1 साल से ज्यादा में उसके लिए कितना पैसा खर्च किया था। उसे देखना ऐसा था जैसे चलती फिरती 500 शून्य युआन। मैंने बहुत ही प्यार भरा लहजा अपनाते हुए कहा, वान वान, तुम तो जानती हो ना, तो मैंने तुम्हें काफी टाइम से पसंद किया है, पर तुमने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अब और इंतजार नहीं करना चाहता। डर है कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मुझे छोड़ दोगी। तो मैं पहले तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूं। मैं फिर से लियांग वान वान की ओर मुड़ा और 1 साल से ज्यादा समय में उसके लिए खर्च किए हुए पैसे याद किए। उसको देखना ऐसा था जैसे 500 युआन वाला चलता फिरता इंसान देख रहा हूं। मैंने बहुत ही प्यार भरा लहजा अपनाते हुए कहा, वान वान, तुम तो जानती हो ना, तो मैंने तुम्हें काफी टाइम से पसंद किया है, पर तुमने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अब और इंतजार नहीं करना चाहता कि तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मुझे छोड़ दोगी। मैं पहले तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूं, और जब हम दोनों उम्र में बड़े हो जाएं तो जल्दी शादी कर लें। ऐसा कहते ही सब हैरान होकर देखे। लियांग वान वान और मैं अभी 11वीं कक्षा में थे, फिर भी हम शादी की बातें कर रहे थे। लियांग वान वान का चेहरा गरम लाल हो गया और उसने धीरे धीरे एक कहा निकाली। उसने निराशा भरे लहजे में कहा, गुबेई, भले ही हमारी उम्र का अंतर ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा भाई जैसा ही देखता आया हूं। हमारी उम्र में सबसे जरूरी है पढ़ाई में टॉप करना, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। इतनी जल्दी हम कैसे रिलेशनशिप में पढ़ सकते हैं? तुम जो कर रहे हो उससे मैं तुमसे बहुत निराश हो रहा हूं। मैं पागल होने का नाटक करके सामने की डेस्क को जोर से लात मार दी और लियांग वान वान से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने चांग युआन को सेमेस्टर की शुरुआत में 30,000 दिया। सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा बीत गया और तुमने सब खर्च कर दिया। 1 साल से सिर्फ 200 बचा। मैंने तुम्हारे ऊपर कुल मिलाकर 4-5 लाख खर्च किए हैं। मैंने बहुत सारे कपड़े और बैग दिलवाए, तो फिर भी तुम कह रही हो कि तुम मुझे से सिर्फ भाई मानती हो। मैं बहुत गुस्से में आ गया और फिर से सामने की डेस्क को जोर से लात मार दी। तुम कोई गोल्ड डिगर नहीं हो, है ना? ऐसा रवैया रख पास न, बहुत दूर। बस मुझे टांगते टांगते पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो। लियांग वान की आंखें लाल हो गईं और वह सिसकी। वो घुटते घुटते बोली, इस सेमेस्टर में पढ़ाई के लिए मैंने नया लैपटॉप और टैबलेट ही खरीदा। मैं तुम्हारे परिवार जितना अमीर नहीं हूं। हम बस अपनी मेहनत और पढ़ाई पर भरोसा करके अपने लिए एक बेहद भविष्य बनाना चाहता हूं। मैंने क्या गड़बड़ की? बाकी चीजों के बारे में मैंने साफ कहा था कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। इन्हें मुझे देने पर जोर देने वाला तो तुम ही थे। गुबेई, हम सब क्लासमेट हैं, इतना कड़वा होना जरूरी है क्या? स्पष्ट है कि उन गिफ्ट्स को उस पर थोपने वाला तुम ही थे। क्लास में सबको पता है, फिर भी तुम अब ये लाने की कोशिश कर रहे हो। लियांग वानवेन ने ये अपने पढ़ाई के लिए किया, इसमें क्या बुरा है? वैसे भी तुम्हारा परिवार उस छोटी सी रकम से भी खाली नहीं है।
देख तुम कितने कंजूस हो रहे हो, तो तुम लियांग वानवेन से शादी के लिए पैसे खर्च कर रहे थे। उसका तुम्हारे पैसे लेना इसका मतलब नहीं कि उसने तुम्हारे साथ डेट करने को मान लिया। क्लासमेट्स ने लियांग वानवेन की स्थिति देखकर तुरंत अपनी शिकायतें निकालनी शुरू कर दी। गुबेई, क्या तुम नहीं देख रहे कि वानवेन कितनी उदास है? पाइनएप्पल कंपनी ने अभी अपना लेटेस्ट फोन मॉडल रिलीज किया है। मेरे लिए एक और वानवेन के लिए एक ले लो, शायद वो तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द रख दे। झांग सिटिंग ने इन बेतुके शब्दों को सुनकर बीच में टोक दिया तो मेरे होंठ का कोना खुद ब खुद हिल गया। हम एक बड़ी झगड़े के बीच में हैं, फिर भी वो अभी भी मेरे से फायदा उठाने की सोच रही है। ये सच में बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन जब मैं उस 500 शून्य युआन की बात सोचता हूँ जो मैंने लियांग वानवान पर खर्च किए थे, तो मैं दांत कस लेता हूँ, गुस्सा दिखाता हूँ और कहता हूँ, मैंने तुम्हें इतने सारे बैग और कपड़े खरीद कर दिए। अब वो बैग और कपड़े मेरी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे थे, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना नहीं चाहती। फिर सब कुछ वापस मुझे दे दे। लियांग वानवान मेरे एक्सप्रेशन को देख रही थी और देख रही थी कि मैं कूल रहने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अंदर से ही हंसी नहीं रोक पाई। फौरन बाद में उसने दर्द भरा एक्सप्रेशन लगा लिया। अगर तुम अब मेरे भाई नहीं बनना चाहते, पिछले साल के मेरे सारे गिफ्ट तुम्हें वापस कर दूंगा। लियांग वानवान को ये कहते सुनते ही मैं चुपके से बहुत खुश हो गया। क्या इसका मतलब है कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल रहा है? पिप्पा इस वक्त मेरी आंखें अभी भी लाल थीं। मेरे चेहरे पर गुस्सा, निराशा और दुख का मिश्रण दिख रहा था। लियांग वानवान, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तुम्हारे पास जो चीजें हैं उनका अब ज्यादा वैल्यू नहीं रहा। लियांग वानवान ने दिल में ठंडा तिरस्कार करते हुए ठाका मार दिया। तो मेरे एटीट्यूड और बातों से उसे पता चला कि मैं अभी भी उससे बहुत अटैच्ड हूं। तो जितना अब वो देगी, मैं बाद में जितना पछताऊंगा उतना ही उसे मिलेगा। तो उसने उदास लू लगाकर कहा, गुबेई, मैं सोचती थी कि तुम हमेशा मेरी प्रोटेक्ट और लव करोगे, कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम उन दूसरे रिच यंग मास्टर्स की तरह होगे। तो तुम बस मुझे ऑनर करना चाहते हो। चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हारे सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी। पिछले साल में मैं गिफ्ट्स को उनके असली वैल्यू के 80% पर वापस करूंगी। मैं एक लिखूंगा, बाकी रकम के लिए मैं लियांग वान वान धनी नहीं हूं, पर मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं। लियांग वान वान के शब्द सुनते ही सभी क्लासमेट्स की मेरी तरफ देखती नजरें नफरत से भर गईं। तो वो बस थोड़ा बेहतर पैदा हुआ था, बस जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, जल्दी या देर से हम उसे पीछे छोड़ देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे होने से हम झुक जाएंगे? पैसा सब कुछ नहीं है। लड़की को पचाने में जो पैसा खर्च किया, वो भी अब वापस चाहता है। मैंने इतना कंजूस कोई नहीं देखा। अब मैं अंदर से जश्न मना रहा था, अब मेरा सारा पैसा वापस मिल रहा है। अब 500 शून्य युआन जो मेरा होने वाला था, उसके बारे में सोचकर मेरा इमोशनल कंट्रोल लगभग टूट गया, कि मुझे खुद को मजबूर करना पड़ा कि मैं पिछले सभी दुखरे पलों को याद करूं, शुरू से अंत तक सोचूं, ताकि मैं मुश्किल से ही हंसी रोक पाऊं। मैंने एक खाली कागज और काली पेन निकाली और लियांग वान वान को दे दी। फिर मैंने फोन चेंग युआन को फेंका और कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद कर दे। युआन ने धीरे से आ भरी। तो उसे पता था कि जितना मैं अब चीजें आगे बढ़ाऊंगा, लियांग वान वान से माफी मांगते समय उतना ही ज्यादा दयनीय लगूंगा। लेकिन जैसे ही उसने फोन अनलॉक किया और स्क्रीन पर लाल गालों वाली लड़की को देखा, जिसकी आंखों में चमकते लाइट्स थे, तुरंत उसकी निराशा का सारा बोझ हल्का हो गया। भाई बाय का लियांग वान वान के लिए प्यार भरा दिमाग आखिरकार ठीक हो गया। लियांग वान वान ने कागज और पेन को हैरानी से ले लिया। तो उसने नहीं सोचा था कि मैं वाकई उसे आयु लिखवाऊंगा। वो अब सिर्फ बातों में नहीं रह सकती थी। क्या वो कर सकती थी? मुझे लगता है तुम पकपक्के थे कि ब्रदर बाय तुम्हें आयु लिखवाएगा नहीं, इसीलिए अभी तुम इतने बोर्ड थे। सच में मैं सोच रहा था कि तुम 5 बूंद चावल के लिए भी झुकोगे नहीं। तुम बस स्पॉइल्ड हो, सारा रॉटन। चैंग युआन ने मजाक उड़ाया। लियांग वान वान ने चैंग युआन को घूरा। मैं बस नहीं जानता कि आयु कैसे लिखूं। लिखना शुरू करने से पहले उसने फिर से मेरी ओर एक झलक दी, तो उसने सिर्फ मेरा उदास चेहरा देखा, जिसमें थोड़ा हिचकिचाहट का इशारा था। फिर भी टफ दिखाने की कोशिश करके और माफी नहीं मांगते हुए उसने अचानक आराम महसूस किया। उसके हिसाब से अगर वो 3 दिन तक मुझे इग्नोर करे, तो मैं कुत्ते की तरह दौड़ते हुए वापस आ जाऊंगा। आईयू लिखने के बाद उसने उसे सीधा मेरे चेहरे पर फेंक दिया और ठंडे अंदाज में बोली, ऐसे। मैंने अब संतुष्ट हो गए ने आईयू उठाया और एक झलक देखी। फिर मैं गुस्से में उसे आधा आधा फाड़ दिया। लियांग वान वान, तुम ये सब कब तक चलाते रहोगी? इस आईयू में सिर्फ 9 शब्द हैं। लियांग वान वान गुबेई को 500 शून्य देना है। बहुत सारी जानकारी मिसिंग है। इसमें रिपेमेंट डेट भी नहीं है। ये पूरी तरह बेकार है। मैं कोई ड्रामा नहीं बना रहा हूं। तुम ही हो जो पैसे से मेरी इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुझे आईयू चाहिए तो वे तेरे लिए और एक लिख देंगे। तो अब अगर तू मेरी इज्जत पर पैर रखना चाहता है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, लियांग वान वैन ने जोर से कहा।
तो उसने अंदर से तिरछी हंसी दी। मैं जब रिश्ता तोड़ने के लिए आईयू लिखा तो वो इसे बिल्कुल भी सह नहीं सका। अब सोचता हूं तो कल शायद हेल मेरे माफी मांगने आएगा। उसने एक और खाली कागज का टुकड़ा फाड़ दिया और फिर से आईयू लिखना शुरू किया। मैं चेंग युआन की ओर देखकर चिल्लाया, अगर उसे लिखना है तो उसके लिए सही टेम्पलेट ढूंढ लेगा। चेंग युआनन अभी भी सोच रहा था कि क्या मैं वाकई लियांग वानवेन को छोड़ दिया हूं। फिर अचानक समझा कि भाई भी पीछे हटकर आगे बढ़ रहा है। मैंने सीखा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक कानूनी रूप से वैध आईयू टेम्पलेट ढूंढा। वो लियांग वानवेन को दिखाया। लियांग वानवेन का चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसे कब्ज में फंसी हो। उसे अजीब लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले वाला आईयू भी बेकार था, ले भी नहीं चलता। और पर इस टेम्पलेट से लिखा आईयू असल में कानूनी बंधन बनता है। तो उसने साफ तौर पर मुझे एस्केप रूट दे दिया था। 2-3 दिन में मैं माफी मांग लूंगा, उसे कुछ गिफ्ट्स खरीदूंगा ताकि वो झुके और वो अनिच्छा से इसे छोड़ देगी। पर यह कहानी का प्लॉट क्यों अजीब लग रहा है। तो चेंग ने वो आईयू उठाया जो मैं अभी आधा फाड़ा था और खुद को रोक नहीं पाया। तिरछी हंसी निकाल दी। कम से कम उस पर आईयू लिख तो दे, चाहे तुझे जानकारी कम ही क्यों ना हो। तो कम से थोड़ा तो समझदारी तो रख। तू मैं देख रहा हूं तू बस भाई बी के तुझे पसंद करने का फायदा उठा रहा है और इतना अहंकारी बन रहा है। लियांग वान अभी भी नहीं हिल रहा। देख रहा हूं, मैंने ढोंग में प्यार से कहा। गवान वान, मैं जानता हूं कि तू जरूर मुझे छोड़ नहीं पाएगा। तू जानता है मैं कभी स्कूल पसंद नहीं करता था, तो मैं सिर्फ तेरे कारण ही आता हूं। झांग शीटिंग पास आया और फुसफुसाते हुए सलाह दी, ये बस एक आईयू है। 2-3 दिनों में हेल जरूर वापस आएगा, तुझसे माफी मांगेगा। तो इस बार बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ सकता। उसको आसानी से माफ मत कर। अभी हाल ही में मैंने कुछ नए हैंडबैग मॉडल देखे थे, वो तेरे ऊपर एकदम फिट रहेंगे। लियांग वान वान ने सिर हिलाया। उसने तुरंत आईयू लिखना पूरा किया और यहां तक कि अपना थंबप्रिंट भी लगा दिया। अब तू संतुष्ट है कुबेई? अब से हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। ले, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, उसने ठंडे अंदाज में कहा। बोलते ही उसने तुरंत अपनी सीट पर वापस बैठ गई और मुझे ऐसे देखती रही जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मैंने आईयू को दोबारा चेक किया और सावधानी से रख दिया। मैंने ये भी चेक किया कि वीडियो साफ है या नहीं। फिर मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट को फाइलिंग के लिए भेजे। 500 लियांग युआन में से इस 400 लियांग युआन को मूल मालिक द्वारा दिए गए सभी गिफ्ट से घटा दिया जाएगा, जो वापस लौटेगा। बचे हुए 100 लियांग युआन को 10 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। तो गिफ्ट की वैल्यू बढ़ने से होने वाला नुकसान मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि वापस मिलेगा। पर मैं लियांग वान वान की खर्चीली आदतों को लेकर छोटा छोटा नहीं बनना चाहता था। वह शुरू से ही लग्जरी आइटम्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मूल मालिक दिमाग से गंभीर रूप से बीमार था। लेकिन चूंकि लियांग वान वान ने सुझाया, मैं उसे एक लेसन दे देता हूं। मैंने अपनी घड़ी देखी, क्लास तक अभी लगभग आधा घंटा बचा था कि मुझे याद आया कि लियांग वान वान का घर जियांगचेंग हाई स्कूल के बहुत पास है। गिफ्ट्स लेने के लिए अभी भी काफी टाइम था। मैं लियांग वान की डेस्क के पास गया और हल्के से टैप किया, जैसा कि गू बेई से उम्मीद थी। उसकी वो मोटी स्किन वाकई में बेमिसाल है। मैं तो समझा था कि वो 2 दिन तक टिकेगा, पर कौन जानता था कि वो 5 मिनट भी नहीं होल्ड आउट हो पाएगा। इतनी लेवल का सिंप होना वो वाकई में अनोखा है। क्लासमेट्स एक करके ताना मारते रहे। लियांग वानवान ने ठंडे अंदाज में स्नॉट किया, तो उसने भौहें सिकुड़ी और मुझे घूरते हुए बोला, क्लासमेट, अब हम एक दूसरे से अजनबी हैं। तो मेरी पढ़ाई में दखल मत दो, अब आयु मेरे हाथ में है, तो मुझे और एक्ट करने की जरूरत नहीं रही। मैंने ठंडी स्माइल के साथ कहा। तो शायद तुम अभी तक अपनी स्टेटस को नहीं समझ पाए हो, है ना? अभी मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूं, तो तुम अपनी क्रेडिटर की स्टेटस का इस्तेमाल करके मुझे सबमिट करवाना चाहते हो कि कितना घिनौना, लियांग वान वान ने घृणा के साथ कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं बस आईयू पर तुमने जो लिखा है वही फॉलो कर रहा हूं। मैं तुम्हें अब तक दिए सारे गिफ्ट्स वापस ले रहा हूं। तुम अपने डेब्ट को डिफॉल्ट करने की सोच नहीं रहे, है ना? या तुम जो अभी बोले वो सब एम्प्टी टॉक थी? तो मेरी बात सुनते ही लियांग वान हैरान रह गई, जबड़ा गिर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। वास्तव में उसे दिए गए गिफ्ट्स वापस लेना चाहता हूं। चल अमा, मानो अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहोगी, हमें सच में तुम्हें कभी कभी नहीं माफ करूंगा, लियांग वान वान ने थ्रेट किया। मैं फ्राउन नहीं रोक पाई, इसलिए ये लड़की अभी भी समझती है कि मैं उसके साथ जोकिंग कर रहा हूं। एक पल सोचने के बाद मैंने पेन एक्सप्रेशन लगा दिया, लेकिन तुरंत दांत पीसकर थ्रेट किया। और तुमने आयु पर लिखा था कि तुम मेरे द्वारा दिए गए सारे चीजें वापस कर दोगे। आयु वापस ले लो। तुमकी पूरी तरह से लिंप और पावरलेस थी। लियांग वान वान अंदर से स्नीर नहीं रोक पाई। उसने पहले सोचा था कि मैं उसकी कंट्रोल से एस्केप हो गया। अब लगता है मैं बस एक छोटा लड़का हूं जो टेंट्रम फेंक रहा है, उसकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ताकि उस मुझे लगातार अटेंशन देना पड़े।
नोवे, मैंने तो पहले ही कहा था, अब से हम एक दूसरे के स्ट्रेंजर्स हैं। अगर तुम अभी गिफ्ट्स वापस लेना चाहते हो तो चलो अभी ले आते हैं, लियांग वान वान ने कहा। तो मैं अंदर से खुश हुआ, लेकिन फिर भी सुल्किंग का दिखावा किया। तो मैं मुड़ा और क्लासरूम से बाहर निकल गया। पीछे लियांग वान वान मेरा पीछा कर रही थी। वो फेरारी की पैसेंजर सीट में बैठ गई। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, कार में मुझसे बात मत करो। तुम्हारी कार में बैक सीट नहीं है, इसीलिए मैं पैसेंजर सीट में बैठा हूं। कोई फनी आइडिया मत निकालो, उसने ठंडे तौर पर कहा। मैं लवसिक का दिखावा किया, मेरी आवाज भी नरम पड़ गई। वान वान, तुम कितनी देर तक गुस्से में रहोगी? मेरे शब्दों में जो गहरी मोहब्बत सुनाई दे रही है। ली अंगवान की आवाज और भी ठंडी हो गई। तो तुम सोचते हो कि सिर्फ पैसे होने की वजह से तुम मेरी इज्जत को जैसा चाहो वैसा ट्रैम्पल कर सकते हो? क्लासमेट गू बेई, हम स्पिरिट में बराबर हैं। तो वहां तक का पूरा रास्ता एकदम साइलेंट था। तो मुझे पता था कि लियांग वान वान पक्की है, और मैं अब इस लड़की के साथ रहकर कोई क्लिशे आइडल ड्रामा सीन करने के मूड में नहीं था। लियांग वान वान का घर जियांगचेंग हाई स्कूल के पास एक नई बनी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में था। इस इलाके का माहौल बहुत ही खूबसूरत था, पूरा एमिनिटीज वाला, और एक प्रमुख स्कूल के पास स्थित है। बेसिक घर की कीमत प्रति स्क्वायर मीटर 30 से 40 हजार रुपए होनी चाहिए। कचुन्यू युआन के लिए जो जगह मैंने सेट की थी वो भी इसी इलाके में है। तो तुम नीचे इंतजार करो, वो सामान नीचे लाएगा, लियांग वान वान ने कहा। काफी देर बाद उसने 5 मैग नीचे ले जाकर मेरे सामने फेंक दिए। सारी चीजें ले ले और हट जा। मैंने इन बैग्स को एक झलक देखी, ये सबसे सस्ते वाले हैं। लिंग वान वान को दिए गए गिफ्ट्स में कुल वैल्यू 200,000 से भी कम है। मैं तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी स्माइल के साथ बोला, लियांग वान वान, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तू मुझसे और चेंग युआन से सच्चे अच्छे दिल से अपोलोजाइज कर। शायद वो आज तूने जो किया उसके लिए तुझे माफ कर दे। लियन वान वान, मुझे पता है तू मुझे छोड़ नहीं पाती। तुम मुझसे और चेंग युआन से सच्चे अच्छे दिल से अपोलोजाइज कर। शायद वो आज तूने जो किया उसके लिए तुझे माफ कर दे। जब मैंने वो कहा, लियांग वान वान अंदर से तिरस्कार भरी हंसी उड़ा दी। उसने महसूस किया कि सामने वाला आदमी अपने शब्दों से अपनी सुलह करने की मंशा दिखा रहा था। बस इतना ही, अभी उसका अहंकार ही उसे माफी मांगने से रोक रहा है। अगर मैं 2 दिन उसे नजरअंदाज करूं तो नर्क खुद बखुद वापस आकर मेरे पास धावते धावते पहुंच जाएगा। लियांग वान दांत पीस ली, तेरे सपनों में। मैंने बाकी के बैग्स पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं। भले ही तू उन्हें वापस ले ले, फिर भी तू बस फेंक देगा। मैंने कंधे उचकाए, जैसे कि मुझे परवाह नहीं। मैं उन्हें फेंकूं या नहीं, यह मेरा अपना काम है। अगर तू सच में उन्हें छोड़ नहीं पाती तो बस मुझे एक सही सही अपोलॉजी दे दे। ये प्रिंसिपल को कह देगा कि तेरे लिए ब्रॉडकास्ट रूम खाली कर दे, तू बस इंतजार। लियांग वान वान गुस्से में फिर ऊपर चली गई, ताकि फिर से कुछ भी पीछे न छोड़ सके। मैं उसके पीछे ऊपर चला गया। तो तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? लियांग वान वान ने गुस्से में कहा। तो मैं बस डर रहा हूं कि फिर कुछ भूल ना जाए। स्कूल शुरू होने वाला है, पढ़ाई में देरी करना ठीक नहीं रहेगा। तेरे पास सपने हैं, तेरी भी इरादे हैं, पढ़ाई करके अपनी किस्मत बदलने की चाह। कार्ड में 10 डिजिट से ऊपर बैलेंस है, लेकिन और कुछ नहीं। तो मैं इसे आर्टिस्टिकली दिखाता हूँ। लियांग वान वान का घर कॉम्प्लेक्स में एक छोटा अपार्टमेंट है, लगभग 60 स्क्वायर मीटर, जहां 4 लोग साथ में रहते हैं। मैं जिज्ञासु होकर घर के अंदर झांका। भले ही कमरा मेरे अलमारी जितना भी बड़ा नहीं था, डेकोर बहुत कोजी था। एक कमरे के सोफा पर मैंने कुछ बच्चों की किताबें और एक टॉय ट्रक देखा। तेरे पास छोटा भाई है? मैंने जिज्ञासु होकर पूछा। लियांग वान वान ने जवाब नहीं दिया। वो बस एक धड़ाम के साथ दरवाजा बंद कर दी, और जब दरवाजा फिर से खुला, लियांग वान वान ने मूल मालिक की सारी गिफ्ट्स पैक करके बाहर निकाल ली। उसे यह पता चलकर बहुत डर लगा। तो मैंने जो गिफ्ट्स उसे दिए थे वो नहीं रहे, तो उसका कमरा अचानक पूरी तरह खाली हो गया। मैंने सब चेक किया और पूछा, क्या तुमने चांगयुआन से टैबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए भी पैसे नहीं लिए? दरवाजा फिर से धड़ाम से बंद हो गया। बस हो गया, मैं नहीं सोचती थी कि तुम ऐसे हो, लियांग वान वान ने घिनौने लहजे में कहा। वो मैं हिचकिचाया, लियांग वान वान को ऊपर नीचे देखता रहा। तुम क्या चाहते हो? लियांग वान वान 2 कदम पीछे हट गई। अगर तुम कुछ भी ट्राई करने की हिम्मत करोगी तो मैं चिल्लाऊंगा। मेरे होठ का कोना झटके से हिल गया। तो मैं हंसा, क्या मैं तुम्हें इतना डेस्परेट लग रहा हूं? वैसे लग रहा है जो कपड़े तुम पहन रहे हो वो भी मेरे द्वारा खरीदे थे, सही? तो मैं ऐसा कहता सुनते ही लियांग वान वान ने अब गंदगी से नहीं, बल्कि जैसे पेरवट को देख रही हो वैसा नजर डाल दिया। मैं इस आउटफिट को धोकर तुम्हें वापस दे दूंगी, उसने ब्लश होते हुए कहा। कोई बात नहीं, बिना धोए ही बेहतर है, तैक कर मैं तुरंत बोल पड़ा। बेशर्म लियांग वान वान का चेहरा तुरंत ही चमकीला लाल हो गया। और अब इस मोड़ पर वो मेरे साथ अवलोचना नहीं चाहती थी। इस बार मैं गुबेई को पूरे महीने तक बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, उसने खुद से सोचा। दरवाजा फिर से जोर से बंद हुआ, फिर खुला। लियांग वान वान ने अभी अब उतारे हुए कपड़े हाथ में लिए
और सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दिए। मानना पड़ेगा, जो कपड़े उसने अभी उतारे थे वो अभी भी गर्म थे और खुशबू काफी बढ़िया थी। अरे क्या मैं तुम्हें पहले कोई स्टॉकिंग या कुछ भी खरीदा था? मैं हिचकिचाते हुए पूछा। पेरवट, दूर हो जा लियांग वानवान। उसका चेहरा इतना लाल था कि जैसे खून निकलने वाला हो। उसे नहीं पता था कि मैं कब इतना बेशर्म बन गया। उसने अंदर से दरवाजा लॉक किया, मुड़कर अकेले ही लिफ्ट की ओर सीधा चली। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद होते देखती रही। मैं उसे याद दिलाने ही वाला था कि जो जूते वो पहन रही थी वो भी मेरे द्वारा खरीदे थे। मैंने सिर खुजलाया। वो छोड़ दे, वैसे भी वो सूसे ही रख लेगी। वैसे भी ये सिर्फ 1,000 युआन है। तो मेरी नजर लियांग वानवान के अभी उतारे कपड़ों पर पड़ी। अब पीछे सोचते हुए, लगता है मैं सच में थोड़ा पेरवट हूं। अब पर मेरे अपने कपड़े सब स्पेशल पम्प से सजे हुए हैं। क्यों लग रहा है कि इनकी खुशबू उसके जितनी नहीं है। दूसरी ओर लियांग वानवान नीचे उतरने के बाद फेरारी के पास ठंडी अभिव्यक्ति के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। तक काफी सारी युवा लड़कियां कार के चारों ओर इकट्ठा हो गई थीं, फेरारी के साथ फोटो खींच रही थीं। जब लियांग वानवान अचानक उनके शॉट में आ गई तो उन्होंने नाराजगी से कहा, ए गर्ल, थोड़ा इस कार से हट जा। तो क्या तुम कैमरा ब्लॉक नहीं कर सकती? तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है क्या? लियांग वानवान गिल में ग्रीवेंस की भावना उठी। तो ये कार साफ पर मेरे सिम्प की है, पर गुबई और उसका अब कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। वो बस आम क्लासमेट्स थे। उसने हल्के से होंठ काटे और एलिवेटर के दरवाजों की ओर देखा। तभी उसने मुझे चोर जैसा देखा, बड़े छोटे बैग लेकर, अभी उतारी हुई शर्ट को स्कार्फ बनाकर गर्दन लपेटे, तो फेरारी के पास इकट्ठा हुई लड़कियों को देख रहा था। चाटे आगे बढ़ा और बोला, अहे लेडीज, कुछ हैंडबैग खरीदना चाहोगी? इनके डिजाइनर ब्रांड्स स्टोर से खरीदे हुए, पूरी तरह ऑथेंटिक सेकेंड हैंड में आए और हम इन्हें ओरिजिनल प्राइस के गगन पर बेच रहे हैं। लड़कियों मुझे नीचे अभी अभी उतरते ही देखा और इस हालत में उन्हें नहीं पता था बैग असली हैं या नहीं, पर इनके ओरिजिन बहुत शैडी लग रहे थे। मैंने सिर खुजलाया, सोचते हुए क्या अगर अभी भी बहुत हाई है। जब देखा कि लड़कियां स्पष्ट रूप से टेम्पटेड हैं पर कोई नहीं खरीद रहा, तो मैंने सारे हैंडबैग एक करके फेरारी की हुड पर रख दिए। फिर कार का दरवाजा खोला। अभी खरीदो और कार के अंदर भी 3 फोटो ले सकती हो। लड़कियों का ग्रुप एक दूसरे को देख रहा था। ये मल्टी मिलियन युआन की फेरारी मेरी है। इन बैग्स की ओरिजिन भी ठीक ही होगी। 20% डिस्काउंट पर 10 बैग्स खरीद ले, तुरंत रीसेल भी कर ले तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। उस सब लोग बैग्स को पकड़ने के लिए आगे पीछे धक्का मार रहे थे। एक लड़की आगे आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे हैंडसम, मैं तेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेनी हूं। बाकी लड़कियों को देखते हुए लियांग वानवान उनके पास आकर ठंडे अंदाज में बोली, गौबई, तू मुझे स्कूल कब ले जा रहा है? पर इस वक्त मेरी नजर सामने की स्पोर्ट्स टैंक टॉप वाली लड़की की ओर खिंच गई। स्लेंडर कमर और लंबी पतली टांगे। और जब लड़की बोली, उसका चेस्ट पुडिंग जैसा हल्का जिगल करने लगा। ये बहुत बाउंसी लग रहा था। अचानक इंटरप्ट हो गया तो मैं नहीं रोक सका फकर, पर फिर भी मैं ही था जिसने लियांग वानवान को घर ले गया। मुझे अभी भी उसे सुरक्षित तरीके से स्कूल वापस ले जाना था। मैं झिझकते हुए मेरे सामने की ब्यूटीज को अलविदा कहा और लियांग वानवान को फेरारी में बैठाया, फिर खुद कार में बैठा। और लियांग वानवान ने लड़की का प्रेजेंट देखा और रास्ते में स्कूल वापस जाते हुए एक प्रोवोकेटिव स्नॉट निकाला। बोली, गौबेई, अभी वाले लोग सब तेरे पैसे के पीछे थे, इसीलिए वो तेरे पास आए। इस बीच में अपने कार्ड में अभी ट्रांसफर हुए 400 शून्य युआन देख रहा था, तो मैं बेस्ट मूड में था और कुल्ली बोला, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इतना पुअर हूं कि मेरे पास बस पैसा ही बचा है। गो ग्रुप की एसेट्स सैकड़ों बिलियन की वैल्यू की हैं, तो अगर मैं सी जहन के नेटवर्क से कनेक्ट कर पाऊं तो ट्रिलियन लेवल तक पहुंचना पूरी तरह से पक्का है ब्रो। जब मैं खुद मौत से नहीं टकराता, गाओ किंगहैन और लोंग योशेन को स्टेबल कर दूं, तब ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा यार। बिल्कुल कभी खत्म नहीं होने वाला। फोन स्टोर के पास से गुजरते हुए मैं अचानक कार रोक दिया, तो मैं नई पाइनएप्पल फोन ले आया और कार में फेंक दिया। तो आज सुबह गु किंगहैन गुआलू लीची की प्राइस देख रही थी। मैं उसका फोन निकाला। ब्रो, वो पुराना कीबोर्ड फोन था, पर पता नहीं कितना पुराना है। फोन के फ्रेम की पेंट की तरह से झड़ गई थी यार। कीबोर्ड के अक्षर भी पूरी तरह फेड हो गए थे ब्रो। लियांग वानवान 2 नई मॉडल फोन देखती है और अचानक दिल में छोटा सा स्लीकर फील हुआ या और पर फिर सुबह के बैग्स याद आए और उसका चेहरा फिर से डार्क हो गया। और सोच कि ये छोटा फोन मुझे माफ कर देगा, उसने खुद से कहा यार। पर कभी कभी फोन देखती फिर मेरी ओर खुद को कूल रहने की रिमाइंडर देती ब्रो। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक मैं और नहीं रोक पाऊं, फिर पहले वो बात लाती यार। तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और गैस पे जोर से पैर रखा ब्रो। मैंने लियांग वानवान को बेल बजने से पहले क्लास में वापस ले आया। लियांग वानवान का दिमाग पूरी तरह घूम रहा था। पहले मैं बहुत स्लो ड्राइव करता था, पर आज तो रेस जैसा फील हुआ।
और बाकी सफर में मैंने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। ब्रो, उसने मुझे तीखा गजब का ग्लेयर दिया, फिर गुस्से में अपनी सीट पर वापस चली गई। ब्रो, सुबह की पीरियड मैथ की थी, 2 मिनट सुनते रहा, फिर डेस्क पर लेट कर सो गया। तो मैं नहीं जानता मैं कितनी देर सो गया। चेंग युआन ने मेरे कंधे पर टैप किया और बोला, भाई बाय। ओ भाई बाय, मुझे लगता है कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने आंखें रगड़ ली, जम्हाई ली और हंसते हुए कहा, लियांग वानवान और मैं झगड़ गए। ये खबर पहले ही फैल गई क्या? एक और लड़की इतनी जल्दी यहां इकरार करने आई है। मैं दरवाजे की ओर देखा और एक छोटी सी लड़की आंसू भरी आंखों से दरवाजे से क्लासरूम में झांकती हुई देखी, जो जियांग शान थी। वही लड़की जिसने आज सुबह गु किंगहेन को अपना स्टीम्ड बंस दिया था। तो मैं अपनी सीट से तुरंत उठ गया और जियांग शान के पास दौड़ पड़ा। क्या बात है, किंगहेन को कुछ हुआ क्या? अचानक मुझे ऊपर वाले क्लासरूम से डेस्क और चेयर के जोर से हिलने की आवाज आई। गु किंगहेन की क्लास ठीक मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर है, मेरे साथ। मैंने चेंग युआन को चिल्लाया, फिर तुरंत ऊपर की सीढ़ी से दौड़ पड़ा। अगू किंगहेन अभी 5 लड़कियों से घिरी हुई थी। उसकी डेस्क को लात मारकर धकेल दिया गया था। वो सिर झुके हुए दोनों हाथों से अपनी स्कर्ट की हेम को बेबस पकड़ रही थी। लीडिंग वाली लड़की ने गु किंगहेन की हालत देखी और ताने मारते हुए बोली, का कोई अचरज नहीं कि तेरे पास पैसे हैं। लगता है तू अपना बॉडी बेच दिया। लोगों ने ये बात पहले ही इंटरनेट पर पोस्ट कर दी है। तो तुमने पूरी तरह से हमारे स्कूल की इज्जत घटा दी। उसने अपने बैग से एक ढेर कैश निकाला और ग्यू चिंगहेन के चेहरे पर फेंक दिया। ये पैसा एक बार तुम्हें सॉल्व कर देगा, है ना? और जल्दी करो और अपने कपड़े उतार दो। सबको अपना दिमाग खोलने दो। तुमने पहले ही कुछ बहुत ही शेमलेस कर दिया है। तुम्हें किस चीज से डर लगता है? ग्यू चिंगहेन बार बार सिर हिलाते हुए घुटते घुटते समझाने लगी। मैंने अपना बॉडी नहीं बेचा, मेरे भाई ने ये कपड़े मेरे लिए खरीदे थे। लीडिंग गर्ल ने ठंडे अंदाज में स्नॉट किया। अब भी खुद को विक्टिम बना रही हो? भाई बहन की बात क्या है? क्योंकि वह नहीं करेगी, चलो खुद ही कर लेते हैं, मदद करते हैं। पांचों ने आगे बढ़कर ग्यू किंगहेन के बाल खींचे और उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। उन्होंने उसके कपड़ों को फाड़ दिया। पास में एक लड़का छात्र उन्हें हौसला अफजाई कर रहा था। क्या तुम लोग असल में कर सकते हो? 5 लोग भी एक को स्ट्रिप नहीं कर पाए। उसकी स्कर्ट उठाना उसकी शर्ट फाड़ने से ज्यादा आसान नहीं है। पांचों को एक आइडिया आया और उन्होंने ग्यू किंगहेन की स्कर्ट की ओर झपट पड़े। एक तेज आवाज गूंज उठी। क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खुल गया। तो मैं धड़ाम से अंदर घुसा, मारने की इरादा से भरपूर। सबके एक्शन फ्रीज हो गए। बैंग, एक तेज आवाज गूंज उठी। क्लासरूम का दरवाजा लात मार के खुल गया। मैं धड़ाम से अंदर घुसा, किलिंग इंटेंट से लाइटिंग जैसा फील कर रहा था। सबकी हरकतें फ्रीज हो गईं। गु किंगहान ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं स्वर्ग से उतरता एंजल हूं। उसके दिल की ग्रीवेंस अब और दबाई नहीं जा सकी। वो उनकी पकड़ से फ्री निकलने की कोशिश में अपने कपड़े कसकर पकड़े और मेरे बाहों में घुस गई। मैं धीरे धीरे गु किंगहान की पीठ थपथपाया, गुस्सा काबू में रखने की कोशिश करते हुए नरमी से पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? गु किंगहान बेधर हो पड़ी, कंपते हुए बोली, मैं सच में अपना बॉडी नहीं बेचा, ये कपड़े तुमने ये मेरे लिए खरीदे थे। क्या तुम मेरी मदद करोगे उन्हें समझाने में? मैं चेंग युआन की तरफ देखा, जो अभी पीछे से आया था, और ठंडे अंदाज में बोला, अफेटी, पीछे का दरवाजा ब्लॉक कर दे। मैंने गु किंगहान के बाल सॉफ्ट कर दिए और उसे कंफर्ट किया। हम तुम्हारी मदद करेंगे उन्हें समझाने में। ये वही आदमी होना चाहिए जो कल तुम्हें पेमेंट किया था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो हमारी ही स्कूल से है। ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए, फिर भी तुम लोग खुद को भाई बहन कहते हो। हॉर जैसा एक्ट कर रहे हो, पर मोन्यूमेंट चाहिए। कितनी बिनशर्मी, टॉप वाली लड़की ने ताना मारते हुए कहा। ब्रो, एक रात का रेट कितना है? क्या वो अभी भी वर्जिन है? कल रात उसकी सर्विस कैसी थी? एक और लड़के ने बीच में बोल दिया। तो मैंने गु किंगहान को कस के पकड़ा और धीरे धीरे टीचर के पोडियम तक चला गया। मैंने एक पावरफुल किक मार दी, सीधा पोडियम को गिरा दिया। एक और धड़ाम वाली आवाज गूंजी, तो पूरे क्लासरूम में एक ही पल में साइलेंस छा गया। मैंने सबको एक बार स्कैन किया और घमंड से बोला, मैं गु बेई हूं। तो तुम्हें मेरी बॉडी को टच करने की हिम्मत है? अब मैं तुम्हें समझा दूंगा। घुटनों के बल बैठो और सुनो यार। अब मेरी बात सुनते ही सारे छात्र हंसी के फटके मारने लगे। क्या गु बेई लियांग वानवेन का सिर्फ सिंप नहीं है? सुना है वो 1 साल से लियांग वानवेन को सिंप कर रहा है। परिवार का ढेर सारा पैसा बर्बाद कर दिया और अभी तक उसका हाथ भी नहीं थामा। अब उसने लियांग वानवेन को डंप कर दिया और गु क्विंगहेन को सिंप करने लगा। मैं तो कहूंगा तुम गुप में क्विंगहेन लियांग वानवेन से काफी बेहतर लगती है। मेरे होंठ का कोना हिल गया। तो मैंने नहीं सोचा था कि असली मालिक इतना पॉपुलर होगा। तो मैंने सामने की भीड़ को स्कैन किया और तिरछी मुस्कुराहट दी। मैंने तुमसे कहा था कि घुटनों के बल बैठो और मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। क्या तुम सब बधिर हो? क्लासमेट्स को बुली करने वाले अफवाह वाले लोग। क्या तुमने अपनी सारी किताबें कुत्तों को खिला दी? तो समझाने को क्या है? उसके बॉडी सेल करने वाला वीडियो इंटरनेट पर हर जगह है।
उसने ऐसा करने की हिम्मत की थी, तो फिर हम क्यों नहीं बात कर सकते? अगर तुम्हारे पास बॉल्स हैं तो ऐसी गंदी चीजें मत करो। मुख्य लड़की ने तिरछी मुस्कुराहट दी। मैं जानता हूं ये लड़की लियू कोनकिन है। वो अक्सर क्विंगहैन का मजाक उड़ाती और बुली करती थी। और वो लड़का लियाओ फेवेन है। कलियुकिन का बॉयफ्रेंड लियाओ फेवेन ने देखा कि गु किंगहैन आज बहुत खूबसूरत है, इसलिए वो उसे लगातार परेशान करता रहा। लियू कैंकिन ने गुस्सा निकाल लिया और फिर से किंगहैन को बुलिंग शुरू कर दिया। और जियांग शान आई और चुपचाप पूरी कहानी समझा दी। मैं सिर हिलाया। गु किंगहैन को छोटे खरगोश जैसा देख रहा था, कांपते और कावरिंग होते हुए मेरी बाहों में। वो मुझे दिल की पीड़ा की लहरें महसूस हुईं। घर पर गु किंगहैन को असली मालिक ने बुलिंग किया। स्कूल में उसे उसके क्लासमेट्स ने बुली किया। उसका पिछला जीवन वाकई बहुत डार्क था। तो मूल प्लॉट में तो यही समझ आता है। भले ही उसे पता था कि मैन लेड सिर्फ उसके बॉडी में ही फिक्स है, फिर भी वो उसे अपनी जिंदगी की एकमात्र लाइट मानती थी। इसे सोचते हुए मेरी बाएं जूचिंगहैन को थोड़ा और कसकर पकड़ ली। तो मैं सच में अभी रश अप करके इन ब्रेड्स को मारना चाहता था, पर मैं पैनिक में पड़े गु किंगहैन को बस छोड़ नहीं सकता था। तो मैं जियांग शान की तरफ देखा और कहा, अपना होमरूम टीचर यहाँ ले आओ, देखते हैं इसे कैसे हैंडल किया जाता है। जियांग शान ने झिझकते हुए मेरी ओर देखा। क्या हमें सच में टीचर को कॉल करना पड़ेगा? मैं सिर हिलाया। होमरूम टीचर की इंटेलिजेंस के बिना अब वह इन ब्रेड्स को कैसे बना पाई? आज मैं गु किंगहैन के सभी बुली करने वालों को कड़ी सजा दिलाऊंगा। जियांग शान ने फिर से मेरी ओर एक इंप्रेशन के साथ देखा। स्टूडेंट्स टीचर के खिलाफ नहीं जा सकते थे, पर मेरे ठंडे नजर देखकर वो जल्दी ही क्लासरूम से बाहर निकल गई। तो मैंने एक चेयर पकड़ ली और आराम से बैठ गया। गु किंगहैन मेरे बाहों में डर के मरोड़ते हुए बैठ गया। मेरी शर्ट का आधा हिस्सा भीगा हुआ था। मैंने फोन निकाला और प्रिंसिपल का नंबर ढूंढा। जियांग चांग हाई स्कूल का प्रिंसिपल वांग डेरिन नाम का है। उसने खुद ही ओरिजिनल ओनर को यहां एडमिट करवाया था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, हुआंग डेरिन की चापलूसी भरी आवाज सुनाई दी। टेरगू, आज स्कूल आ गए। अगर क्लासरूम में आराम नहीं है तो मेरे ऑफिस में अभी नया सोफा आया है, तुम आके आराम कर सकते हो। ये सुनकर मैं बस हंसते हुए तिरछी हंसी दी। तो मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगा, तो 11-1 क्लास में यहां आओ। तो चलो देखते हैं तुम कौन सा प्रिंसिपल हो। वांग डेरिन ने साफ सुना या नहीं, परवाह नहीं। मैंने तुरंत फोन काट दिया। अपने शब्द सुनते ही आसपास के स्टूडेंट्स एक दूसरे को शंका भरी नजर से देख रहे थे। क्या उसने अभी प्रिंसिपल को कॉल किया? ऐसे टोन में वो प्रिंसिपल से कैसे बात कर सकता है? वो खुद को कौन समझता है? प्रिंसिपल को 10 मिनट दे रहा है, प्रिंसिपल को आकर उसे देखने की मांग कर रहा है। क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है? मैं आसपास की हंसी को नजरअंदाज करके दूसरा कॉल किया। कैप्टन चेन, ये गुबई बोल रहा हूं। जियांग चेंग हाई स्कूल की कक्षा 11 से 1 तक स्कूल में एक गंभीर बुलिंग केस चल रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए एक टीम भेजो। क्लास के स्टूडेंट्स अब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई क्लाउन हूं। अभी इसने किसको कॉल किया? चेन वेजुन। दो भेजनी। वो सोचता है चेन वेजुन उसका फैमिली या कुछ और है। लगता ही कॉल भी कनेक्ट हुई। वो बस एक्टिंग कर रहा है, ये पक्की शो है, वरना दूसरा वाला इतनी जल्दी कैसे उठाता? उसकी टोन देखो। प्रिंसिपल है, दूसरा चेन वेजुन, जैसे वो उन्हें ऑर्डर दे सके। वो सच में पूरा शो कर रहा है। यही तरीका होगा जिससे उसने गु किंगहैन को ट्रिक किया। कॉल खत्म होने के बाद मैंने छात्रों को स्कैन किया और हंसते हुए बोला, अभी भी मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए घुटने नहीं टेक रहे? फिर लियाओ फेवेन ताने मारते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम काबिल हो? ये बस एक खाली ब्लफ है। नहीं कहा था कि प्रिंसिपल 10 मिनट में यहां आएगा। मेरे लिए दरवाजा ब्लॉक कर दो। अगर प्रिंसिपल नहीं आया तो उसे दिखा देंगे हमारी क्लास को ट्रिगर करने के नतीजे। मेरा चेहरा काला हो गया। मैंने आखिरी कॉल किया शियाओ दाओ, 30 भाइयों को क्लास 11 में ले आओ, एक जियांगचेंग हाई स्कूल से। अब भाई बई ने कहा है हम भाई लोग 20 मिनट में पहुंचेंगे। जिस आदमी को शाओ दाओ कहते हैं, असली नाम लियू दाओ है। वो इस इलाके में एक मशहूर गैंगस्टर है। मैं शाओ पाओ हूं। वो अभी किसको बुला रहा है? और 30 भाइयों को बुला रहा है। शायद तुम्हें बाहर ले जाने के लिए। दर्शक छात्र हंसते हुए ताना मार रहे थे। तुमने तो 10 मिनट कहा था ना? 7 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। अगर प्रिंसिपल नहीं आया तो हम अपना प्लान चलाएंगे। लियाओ फेवेन ने बुरे इरादे से मुस्कुराया। उसने मेरी बाहों में झुके कमजोर गु किंगहान को देखा और अपने होंठ चाटे बिना नहीं रह सका। ठीक रहेगा क्या? तो गु किंगहान की आंखें लाल थीं जब उसने छोटी आवाज में पूछा। अगर सच में कुछ हो जाए तो तुम्हें पहले भागना चाहिए, उसने दांत पीसते हुए कहा। कि मैंने महसूस किया कि गु किंगहान का शरीर हल्का कांप रहा है। मैंने उसकी आंखों के कोने पहुंचे और उसे सांत्वना दी। और जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें धमक नहीं सकता। गुगु किंगहान की नाक में झुनझुनी सी महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। मैंने धीरे से उसकी नाक चिमटा और मुस्कुराते हुए कहा, अब उनके सारे चेहरे याद रखो और बाद में सॉफ्ट हार्टेड मत हो जाना।
इंटीमेट जेस्चर देखकर गु किंगहान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं तेरी बात सुनूंगी। क्लिप क्लॉप क्लॉप हाई हील्स की तेज आवाज हॉलवे में गूंज रही थी। क्या धूम मचा रहे हो तुम लोग? हमारा क्लास पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा शोर वाला है। उस औरत का नाम वो हुई था। वो इस क्लास की होमरूम टीचर थी। क्लासरूम में अराजक सीन देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब कौन कर दिया? तुम चुप हो क्या? अचानक उसने क्लासरूम में मुझे देखा और गु किंगहान मेरे बाहों में कांपते हुए उसने चिल्लाया, अगु किंगहान, फिर से तू ही क्यों? आज तुम फॉक्स स्पिरिट जैसा कपड़े पहने हो, किसको लुभाने की कोशिश कर रही हो? तो देख, तू कितनी बड़ी हो गई है, पब्लिक में किसी आदमी की बाहों में छिपी हुई। तू इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? और यहां तक कि अपने बॉयफ्रेंड को क्लास में लाकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत की। तो तेरे जैसे को तो बहुत पहले ही एक्सपेल कर देना चाहिए था। अब अपने पेरेंट्स को यहां लाओ मेरे लिए। तो मुझे देखना है कि किस तरह के पेरेंट्स ऐसे डिजेनरेट को पाले होते हैं। वो हुई की धारा जैसी धारण सुनकर मैं समझ गया कि इस क्लास के स्टूडेंट्स गुइतनी किंगहान को इतनी खुलकर बुली क्यों करते हैं। ये गरीब लड़की साफ तौर पे एक शब्द भी नहीं बोली। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो जाहिर तौर पर पीड़ित लग रही थी। फिर भी वुई ने बिल्कुल जांच नहीं की और तुरंत कहा कि ये गु किंगहान की गलती है। तो गु किंगहान डर के कारण पीछे हट गई, मेरे बाहों में और गहराई से घुस गई। अपने आंखें घुमाई, अपना एग्रेसिव एटीट्यूड बदलते हुए गुस्से वाले एक्सप्रेशन में कहा, टीचर वू, मैं उसका बड़ा भाई हूं। अगर तुम्हें उसके पेरेंट्स चाहिए तो सीधे मुझसे बात करो। मेरी बहन के कपड़े सब फटे हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा ट्रॉमा से ग्रस्त है। मेरी बहन यहां साफ तौर पर पीड़िता है। तो वो हुई ने मेरी डरपोक दिखावट देखी और ताना मारते हुए बोली, दो लोग ही टेंगो कर सकते हैं। अगर तुम्हारी बहन पूरे दिन फ्लर्ट जैसा बर्ताव नहीं करती तो लोग उसके कपड़े क्यों फाड़ते? वो लोग मेरे कपड़े फाड़ने क्यों नहीं आते? इतनी छोटी उम्र भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती और लोमड़ी स्पीड जैसा कपड़े पहनती है। तो मैं देख रहा हूं तुम दोनों ऐसे एक दूसरे से चिपके हुए हो, तो तुम भी काम के नहीं हो, देख रहे छात्रों ने और ज्यादा हंसी उड़ा दी। गुबेई, हमें तुम्हारा पहले वाला अहंकारी एटीट्यूड ज्यादा पसंद है। जैसे ही तुमने टीचर को देखा तुम बिल लिख कर डरने वाले चूहे की तरह कूद गए, ऐसा क्यों? क्या तुमने प्रिंसिपल और चेन वेजुन को नहीं बुलाया? जल्दी से उन्हें इधर बुलाओ। मैंने धीरे से गु किंगहान के गाल को पिंच किया और उसके कान में फुसफुसाया, भाई थोड़ा लड़ाई करेगा? बस यहां बैठो, ठीक है? ऐसा कहने के बाद मैंने झुका हुआ चेहरा लगाया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। और जब मैं खड़ा हुआ, गु क्विंगहान ने एक हाथ से अपना सीना ढक लिया और दूसरे हाथ से धीरे से मेरी शर्ट की हेम पकड़ी। मेरी नजर देखते ही गु क्विंगहान ने दयालुता से कहा, भाई मैं डरी हुई हूं। मैंने अपनी गर्दन की पीठ खरोंची, अचानक थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस किया और मैं वही के पास गया और मासूम मुस्कान के साथ बोला, टीचर, क्या आपने कहा था दो हाथों से ही ताली बजती है? जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, बिजली की तरह तेज एक थप्पड़ सीधा वू हुई के चेहरे पर लगा। एक खटपट आवाज क्लासरूम में गूंज उठी। वाकई प्रैक्टिस ही सच्चाई को परखने का एकमात्र मानदंड है। हक्या हंसते बोला, ये बहुत लाउड साउंड नहीं बन रहा। वू हुई ने अपना चेहरा हाथ में लेकर डर से मेरी ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई स्टूडेंट उसे हिट करेगा। वो खड़ी हुई मुझ पर फिर से चार्ज करने वाली थी। मैंने फिर एक और स्लैप से उसे बैकहैंड मार दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या एक हाथ से क्लैप हो सकता है या नहीं? तो मैं तिरछी हंसी निकाली। वो हुई ने दांत पीस लिए, फिर से मुझ पर चार्ज करने वाली थी। उसने देखा कि मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैं तिरछी हंसी के साथ बोला, अगर तुम्हारे बॉडी में सारा रॉटन फ्लीश नहीं होता तो तुम्हें देखकर मेरी आंखें पिंक आई हो जाएंगी। तो मैं पहले ही तुम्हें नंगा करके स्पोर्ट्स फील्ड में फेंक देता। आखिरकार तुम्हारे हिसाब से अगर मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ भी दूं तो वो भी फ्लर्टिंग की वजह से होगा। एक टीचर का स्टूडेंट के साथ फ्लर्टिंग करना, तो तुम सच में डिस्पिकेबल हो। मेरी ठंडी चमक देखकर मेरी आंखों में वो हुई आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो सिर घुमाकर क्लास के स्टूडेंट्स को देखी और चिल्लाई, क्या तुम सब कायर हो? मैंने तुम्हें बहुत समय तक पढ़ाया है और तुम बस खड़े होकर देख रहे हो। और जब मैं एक बाहरी द्वारा बुली हो रहा हूं तो वो स्कूल के बाहर का गैंगस्टर ही होगा जो चोरी करने के लिए अंदर घुस आया। उसे पकड़ो, मेरे लिए उसे पकड़ लो। लियाओ फेन काफी समय से मूव करने को तरस रहा था। वू का ऑर्डर मिलते ही वह तुरंत गु किंगहैन की तरफ चार्ज कर दिया। तो मैं जल्दी से अपनी छोटी बहन को पीछे खींचा और लियाओ फेवेन को सीधा चेस्ट में किक मार दिया। एक तेज आवाज गूंजी। लियाओ फेवेन हवा में उड़ गया। वह जोर से पोडियम में टकरा गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसी दयनीय सीन देखकर सबने स्वाभाविक रूप से रुक गए। तुम लोग ट्रैश इधर उधर खड़े क्यों हो? ये गैंगस्टर स्टेज लेकर रख रहा है और एक क्लासमेट को इंजरी कर दिया है। तुम सब मिलके आगे क्यों नहीं चार्ज कर रहे? चेंग युआन ने देखा कि मैं डेंजर में हूं। उसका पूरा बॉडी एक हेवी टैंक जैसा था।
तो वो क्लासरूम के बैक डोर से मेरे पास धावा बोला, अगर बाद में फाइट हो तो अपनी बहन लेके पहले निकल जाओ, उसने कहा। मैं अपनी घड़ी देखी और सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, अगर हुआंग डेरन 10 सेकंड में नहीं आया तो उसे जियांगचेंग में फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। कि तुम सोचते हो कि प्रिंसिपल हुआंग को डिसअपियर कर सकते हो? वो हुई इतनी एंग्री थी कि हंस पड़ी। अच्छा है प्रिंसिपल आ रहा है, टाइम पर दोनों को एक्सपेल करने के लिए हमारे जियांगचेंग हाई स्कूल से। हमें तुम्हारे जैसे दो ट्रबल मेकर की जरूरत नहीं है। मैंने भाव उठाई, सही बात है। और तुष्टिक, तुम सब गंदे बदबूदार डॉग शिट के ढेर हो। इतनी तेज जुबान, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें टीचर का रेस्पेक्ट करना इसी तरह सिखाया? तो वो हुई चिल्लाई, और जैसे ही उसने छात्रों को लीड करके क्लासरूम के पीछे से हम तीनों को घेरने की कोशिश की, अचानक से पेंटिंग की आवाज आई। मैंने सिर्फ एक गोल मटोल आदमी देखा जिसका चेहरा दयालु और गोल था, जो बैक डोर फ्रेम पर टिका हुआ था। तो वो पेंटिंग करते हुए चिल्लाया, स्टॉप सब लोग, मेरे से रोक दो प्रिंसिपल हुआंग, यार तुम यहाँ क्यों आए? हुआंग डेरन को देखते हुए तेई का चेहरा तुरंत क्रिसेथेमम जैसा चमकदार स्माइल में खिल गया। तो उसने मेरी तरफ देखकर हुआंग डेरन को समझाया, कई हुलीगन्स हमारे स्कूल में घुस आए और एक स्टूडेंट को इंजर किया। हम अब उसे घेर चुके हैं। हुआंग डेरन ने आसपास के छात्रों को घूरते हुए लेट एंट्री वाले पुराने सर्वेंट जैसा एक्सप्रेशन लेकर जल्दी जल्दी मेरे सामने दौड़ पड़े। यंग मास्टर, कहीं चोट तो नहीं लगी? हुआंग डेरन की रिएक्शन देखते ही सभी मौजूद लोग हैरान रह गए। उनका मैलिस खुला खुला दिख रहा था। हुआंग डेरन तो जेंटल दिखते हैं, पर असल में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो छात्रों को बहुत टाइटली मैनेज करते हैं। पिछले 5 साल से ज्यादा प्रिंसिपल रहे और हर साल उन्होंने कम से कम 50 छात्रों को मिसबिहेवियर के लिए एक्सपेल किया। इन बुरे एप्पल्स को हटाने के बाद जियांग हाई स्कूल की प्रमोशन रेट और अकादमिक डिसिप्लिन दोनों में काफी इंप्रूवमेंट आया। इसी वजह से उन्हें आयरन फिस्टेड प्रिंसिपल का टाइटल मिला। ये क्या अब भी वही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है जो हम अक्सर देखते हैं? उस सब सर्वेंट सर्वाइल पोस्चर को देखो, क्या वो यूनक द्वारा पॉजेस्ड हो सकता है? खिश, क्या तुम्हें नहीं डर कि हेल एक्सपेल कर देगी? पर आज प्रिंसिपल वाकई बहुत अजीब लग रहा है। तो मेरे सामने कांपता हुआंग दारेन देख रहा हूं। मैं एक कुर्सी खींची और बैठ गया, अपनी छोटी टेल पकड़े हुए। इसे सॉल्व करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं बैठ जाऊं, है ना? मैंने पूछा। हुआंग दारेन बार बार सिर हिलाता रहा। तो चापलूसी भरे अंदाज में बोला, कयुआ मास्टर को, ये मेरी लापरवाही थी। तो तुम्हें थोड़ा और आराम करने पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अपना माथा रगड़ते हुए हुआंग दारेन के चापलूसी वाले लुक को देखते हुए सच में गुस्सा नहीं हो सका। मैंने हाथ हिलाया, ठीक है, जल्दी करो और इस मामले को साफ साफ जांच लो। हुआंग दारेन ने मुझ पे हंसी, फिर तुरंत वुई की ओर मुड़ गया। वो सच में इस अंधे बेवकूफ को सीधे सामने गालियों में डालना चाहता था, पर मुझको डरा देने से बचने के लिए गुस्सा दबाकर बोला, ये किस बारे में है? हुआंग दारेन की आवाज में दबा हुआ गुस्सा सुनकर मैंने प्रिंसिपल हुआंग को चिढ़ाने के लिए मुंह खोला। क्या तुम ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? मुझे लगता है यह बिल्कुल तुम्हारी स्टाइल नहीं लग रहा। हुआ रेन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि मैं उसकी इस तरीके से चीजें सॉल्व करने से खुश नहीं हूं। उसकी पिछली चापलूसी की कोशिश उल्टी पड़ गई। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। आखिर क्या हुआ? हुआंग ड्यूरन की चिल्लाहट सुनते ही वो के होंठ कांपने लगे। प्रिंसिपल हुआंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मैं बस हुआंग ड्यूरन के पीछे से सिर बाहर निकाल के व्यंग्य में बोला, टीएमएस नहीं किया। अबू ने अभी बहुत साफ साफ जांच की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बहन फ्लर्ट करती है। उसको तो कपड़े फाड़े जाने का हक था। मुझे लगता है हम सब वो बिल्कुल सही था। टैंगो दो लोगों का खेल है, अगर तुम सही हो तो डरने की क्या बात है, या तुम्हें पता है? तो तुम गलत हो। तुमने देखा मेरी बहन के पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुमने इतनी रैकलेस हरकत की। जब मैं ये कह रहा हूं, हुआंग डेरन ने मोटर अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ था। उसने वुई को इतना जोर से थप्पड़ मार दिया कि वो दीवार से टकरा गई। कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि दो लोगों को टैंगो करना क्या मतलब है। क्या तुमने इस इवेंट की भी जांच की है? फिर भी तुम निष्कर्ष निकालने की हिम्मत करते हो। मैंने एक सिविलाइज्ड स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अंत में तुम्हारे जैसे दोमुखी टीचर ही निकले। अब मैं समझ रहा हूं, तुम देख रहे हो कि मैंने सालों में कई छात्रों को एक्सपेल किया है और तुम इस बात पर भरोसा कर रहे हो कि छात्र एक्सपेल नहीं होना चाहते। तो तुम क्लासरूम में क्वीन बनना चाहती हो, सही? मैं तुम्हें बताता हूं, वो छात्र जिन्हें मैंने एक्सपेल किया, उनमें से हर एक ने एक सीरियस अपराध किया। मेरी आत्मा साफ है और मैं सिर्फ छात्रों को निकालने की हिम्मत ही नहीं रखता, मैं टीचर को फायर करने की भी हिम्मत रखता हूं। अब मेरे सामने से हट जाओ। इतना जल्दी नहीं। कि मैं ठंडे ढंग से मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में ले रही छोटी लड़की की पीठ थपथलाई और पूछा, है क्या उसने पहले तुम्हारे साथ और भी कोई पागलपन किया था? वो इन्हें जैसे ही अंदर आई गाली देना शुरू कर दिया।
गुकिंग हान की प्रतिक्रिया बहुत ही रिहर्ष लग रही थी। स्पष्ट था कि यह पहले भी कई बार हो चुका था। गुकिंग हान ने 2 बार गुनगुनाया और धीरे से मेरे सीने से टकराते हुए सिर हिलाया। अभी वो सच में डरी हुई थी। तो उसने कभी नहीं सोचा था कि बस गुकिंग हान को रोज की तरह डांटने से उसे कई बार थप्पड़ ही नहीं पड़ेगा, बल्कि नौकरी भी छीन ली जाएगी। वो जमीन घुटने टेक कर हुआंग डेरन की टांगों को गले लगाकर बेताब होकर बोली, अब प्रिंसिपल, सब मेरी गलती है। मुझे बिना जांच किए छात्र को बदनाम नहीं करना चाहिए था। मैं भविष्य में जरूर बदलूंगा। कसम खाता हूं, जरूर बदलूंगा। हुआंग डेरन हिचकिचाया और मेरी ओर देखा। और शिक्षक योग्यता की बात करे तो वो हुई की क्षमताएं सबको स्पष्ट थीं। वो हुई ने हुआंग डेरन की नजर देखी और मेरे सामने घुटनों के बल रेंग गई। अयंग मास्टर गु, मैं भविष्य में हान किंग हान को जरूर अच्छा ट्रीट करूंगा। टीचर ने तुम्हें बहुत टाइम तक पढ़ाया है ना? तो क्या तुम अपने भाई से मदद मांगने मेरी मदद करोगे? गुकिंग हान ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे गले में और गहराई से घुस गई। अब उसे लगा कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह अपने कमरे के बिस्तर के कोने को छोड़कर यही मेरे बाहों में है। वैसे मेरी गले की जकड़न बहुत वार्म थी। गुकिंग हान को हुई के पास आने की कोई इच्छा नहीं दिखी। मैं धीरे धीरे कहा, अमिस अभी तक अपनी गलती नहीं समझी क्या? अगर मेरी बहन आज किसी और को बुली कर रही होती तो मैं उसे जरूर एक धांसू लेसन दे देता। तो तुम्हारा यह कहना कि मेरी बहन को ठीक से ट्रीट करना है, क्या इसका मतलब तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है? स्टूडेंट्स भी हाई और लो क्लास में बांटे जाते हैं। और तो और, मेरी बहन को पढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है क्या? या तुम अपना पर्सनल टाइम निकालकर उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन देते हो? तुम्हारा मेरी बहन को दिया गया एकमात्र स्पेशल ट्रीटमेंट हर बार जब तुम बोलते हो उसे बदनाम करना ही था। तो तुम्हें किस जगह से हिम्मत मिलती है कि मेरी बहन से तुम्हारे लिए प्लीड करवाओ? मैं वांग डेरन की ओर देखा। पहले शिष्टाचार सीख, फिर लिटरेचर सीख। ऐसे टीचर की गाइडेंस में मुझे सच में शक है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स की मोरल कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। हुआंग डेरन ने झट से स्माइल किया और सिर हिलाया। उसने वू हुई पर चिल्लाया, कतू अब मेरे स्कूल में टीचर नहीं रही। अब मेरी नजरों से बाहर हो जा, क्योंकि उसे निकाल दिया गया है। वो हुई जमीन से जल्दी उठी। गुस्से से हुआंग डेरेन को घूरती हुई उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी, जैसे वो अपनी शरारती एक्ट शुरू करने वाली हो। क्योंकि मैं अब इस स्कूल में टीचर नहीं हूं। तुम हुआंग डेरेन, मेरे ऊपर कंट्रोल करने का कोई हक नहीं रहती रख। वो हुई जल्दी से खड़ी हुई, हुआंग डेरेन को तीरों जैसी नजर से घूरती हुई भारी सांस लेती हुई फिट फेंकने को तैयार। तो मैं अब इस स्कूल किस्म से डैम टीचर नहीं हूं। तो फिर तुम कौन हो मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाले? ऐसे ही वो मेरी ओर मुड़ी और गाली दी। और तेरी बहन हमेशा साथ साथ चिपके रहते हो। तो तुम तो पक्का अफेयर कर रहे हो ना? तेरी बहन के कपड़े इतने स्लटी दिखते हैं। उसके कपड़े छीन लिए जाने के लिए वो किसको ब्लेम कर सकती है? तो तुम दोनों बस प्रोस्टिट्यूट्स हो। इधर तुम इतना नॉबल बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? आज गु किंग हा ने हल्का पिंक शर्ट पहना था, साथ में स्कूल स्टाइल की प्लीटेड स्कर्ट, स्वीट लुक में, और इसका स्लटी होने से कोई लेना देना नहीं था। मैं ये सुनकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैं ठंडे लहजे में बोला, मिस वू, शायद तुम्हें पता नहीं है, जानबूझकर झूठी अफवाहें फैलाकर किसी की बदनामी करना भी एक क्राइम है, जो तुम्हें कुछ साल की जेल तक भेज सकता है। स्कूल तुम्हें काबू नहीं कर पा रहा, इसलिए मत समझो कि कोई तुम्हें ट्रीट नहीं कर सकता। वही, मैंने ठंडे अंदाज में फूंक मारते हुए कहा। मेरे पति सिटी गार्ड में काम करते हैं। अगर तुम इतने टफ हो तो उन्हें बुला दो कि वो आकर मुझे अरेस्ट करें। अभी अभी मैं उन्हें कॉल किया है। यह अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उसने बात खत्म की, दरवाजे पर सिटी गार्ड की टीम आ गई। वू हुई ने टीम के पीछे अपने पति की सिलूट देखी तो वह रोते हुए दौड़कर आई। तो झूलोंग, तुम्हारी पत्नी इस बदमाश से मार पीट कर मर रही है। उसने बस मुझे कई बार थप्पड़ मार दिया। देखो, मेरे चेहरे पर अभी भी उसकी हथेली का निशान है। मेरी नौकरी भी इस बड़बड़ के कारण चली गई। जो जल्दी से उसे अरेस्ट करो, मेरे उसे 10 या 8 साल की जेल में डाल दो। उसकी पत्नी पर बुलेंग सुने ही झू लोंग का गुस्सा फूट पड़ा। वू हुई की इशारा की दिशा में चलते हुए उसने देखा उसका कप्तान उत्साह से मेरा स्वागत कर रहा था और उसकी गर्दन अनायास पीछे हट गई। उसने धीरे से पूछा, वह व्यक्ति जिसे तुमने बुलेंग किया कहा था, क्या वो यंग मास्टर गु नहीं है? वू हुई ने चिड़चिड़े अंदाज में सिर हिलाया। वही बदमाश है। जल्दी करो और मेरी मदद करो उसे पकड़ने में। झू लोंग ने जल्दी से बूहू का मुंह ढक दिया। आप वाकई मेरे पिताजी हैं। अब मेरे पीछे चलो और जल्दी से यंग मास्टर गु से माफी मांग लो। तो अगर यंग मास्टर गु तुम्हें माफ नहीं करेगा तो हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो उस क्षण मैं इशारा भरी मुस्कान दी और चारों ओर देखा। वो, तुम्हारा पति वहां है क्या? क्या तुम उसे नहीं कहना चाहती थी कि मुझे पकड़ ले? मेरी नजर के पीछे सिटी गार्ड तान चेनफू ने देखा कि झू लोंग और वू लाइन के आखिर में खड़े हैं और गुस्से में भौं में सिकुड़ाते हुए कहा, अझू लोंग,
सिटी गार्ड कब से तुम्हारे परिवार का पर्सनल मार्केट बन गया? तुम जो चाहो उसे पकड़ सकते हो। वूहू ने मेरी ओर खाली खाली देखा, फिर मेरे बगल में खड़े चेन फू की ओर देखा। अभी उसे पता चला कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। एक ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बिना रुके बहने लगे। अब हम क्या करें? तो मैं जानता हूं मैं गलत था। इस बार मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। कृपया मेरी मदद करो। झूलोंग ने गर्दन सख्त की और वूहू का हाथ खींचा। तब वो आगे बढ़ा और मेरे सामने गहरी झुकाव किया। मैं यंग मास्टर गू, मैं अपनी पत्नी के स्वभाव को जानता हूं। तो वो आज जो हुआ उसका काफी ज्यादा जिम्मेदार है। तो मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस होंग डेरन को इस क्लासरूम की सर्विलांस फुटेज खींचते देख रहा था ताकि मुझे पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बुली करने का इल्जाम न लगे। हुआंग डेरन जैसे एक चालाक बुजुर्ग ने पहले ही किसी को फुटेज लाने के लिए बुला दिया था। स्क्रीन पर गुकिंगहैन को बेवजह बुली होते देख रहा था। और फिर वो सीन जहां वूहुई ने भी डिटेल्स पूछने की भी कोशिश नहीं की और लगातार ग्यू चिंगहैन की बेतासा आलोचना और डांट भी की। ये सीन फिर से देखते हुए मेरे मुंह खुद ब खुद थोड़ा और कस गए। तो मैंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, एमएस, तो वो दो लोगों को ही टेंगो करने के लिए चाहिए, सही है ना? चलो देखते हैं कि ये थप्पड़ आवाज करेगा या नहीं। एक वीडियो क्लिप खत्म हो गया। वांग डेरन ने दूसरा वीडियो क्लिप निकाला। ये वही हिस्सा है जो मैंने अभी निकाला था जब मैंने उसकी बर्खास्तगी की घोषणा की। वीडियो में वो हुई गुस्से में कंट्रोल खो बैठी। तो उसकी बात और भी लापरवाह हो गई और वह बेतरतीब ढंग से गालियों की बौछार करने लगी। झूलोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपने बगल में खड़ी वू हुई को कड़ी नजरों से देख रहा था। वोई ने अपना सिर छाती तक नीचे कर लिया उसकी नजर से बचते हुए। तो वह झूलोंग को देख भी नहीं साहस कर पाई। झूलोंग को बस सिर की त्वचा सुन्न सी लगने लगी। उसने गहरी सांस ली और माफी मांगते हुए एक कदम आगे बढ़ा। अयंग मास्टर गु, ये सब मेरी पत्नी की गलती है। आपको क्या लगता है हमें इसे ऐसे सॉल्व करना चाहिए? मैंने कंधे उचकाए। तुम मुझे मुश्किल पोजीशन में डाल रहे हो। शायद मुझे ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए कि ऐसे केस को कैसे हैंडल करें। प्रिंसिपल हुआंग, हमारे कैमरा शायद पिछले साल का डेटा निकाल सकते हैं, है ना? पूरे साल की फुटेज निकालने का इरादा सुनते ही वो हुई डर के मारे घुटनों के बल बैठ गई, विनती करती हुई। आज उसने सिर्फ जू किंगहान को डांटा, लेकिन पिछले साल से जब उसने गु किंगहान को सस्ते कपड़े में देखा और परिवार की तरफ से अनदेखा पाया, तब से और जब भी उसका मूड खराब होता वह अपना गुस्सा उस पर निकाल देती। चेनफू ने झूलोंग के कंधे पर थपथपा दिया। वो अपनी बीवी को कहो कि पिछले साल की सारी बातें कबूल कर दे, साफ साफ कबूल कर ले, इससे हमारा थोड़ा काम बच जाएगा। झूलोंग को दिल से पता था कि आज उसे परिवार से ऊपर इंसाफ चुनना पड़ेगा। आ भरते हुए बोला, अब कप्तान, अब मैं अब पहले संदिग्ध को वापस लेकर पूछताछ करूंगा। बस आने वाली जेल सजा के बारे में सोच रहा हूं। हुई चुपचाप रो पड़ी। हनी, तू मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। अगर मैं जेल में बंद हो जाऊं तो मेरे दोस्त और परिवार मुझे कैसे देखेंगे? जल्दी कर और मेरी मदद कर। विनती करने में यंग मास्टर झू। तो मैं सच में ऐसा नहीं चाहता था। झू लोंग ने वो हुई को घूरते हुए गरज उठाया। मैंने तुझे वो एटीट्यूड बदलने को कहा था, पर तू सुनती ही नहीं। तुझे क्यों किसी और के बच्चे को बुली करना पड़ा? उनका बच्चा तो ठीक ठाक चल रहा था। हर बच्चा किसी का बच्चा ही होता है जब तू उसे परेशान कर रही थी। तो तुझे आज का ख्याल रखना चाहिए था। अब मेरे साथ चल। जब उनका होमरोम टीचर को सिटी गार्ड ले जा रहा था, सभी छात्र हैरानी से देख रहे थे, जैसे प्रिंसिपल और सिटी गार्ड दोनों को हुक्म दे रहे हों। इस लड़के का बैकग्राउंड कैसा है? इतना पावर वाला सिंप भी है। लुगु किंगहैन को एक बार डांटने के लिए ही उसे सिटी गार्ड ने पूछताछ के लिए ले लिया। यो तो लियाओ फेवेन और लियू केन कन की ग्रुप का क्या? क्या उन्हें जेल में सड़ना नहीं पड़ेगा? इस वक्त लियाओ फे वेन एन और लियून एक दूसरे को डर से देख रहे थे। आंखों में पैनिक भर गया था। उनको लगा कि गु किंगहैन को बुली करना बस दोस्तों के बीच की मजाक थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी माफी की बात ही काफी होती। तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि इससे सिटी गार्ड अलर्ट हो जाएगा और उन्हें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया तो उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लियू किंगहैन के पीछे चल रही एक लड़की ने प्रेशर झेल नहीं पाई और सबसे पहले घुटनों के बल गिर गई। गुगू बेई में लियू किंगहैन ने फोर्स किया गया था। मैं भी गु किंगहैन को बुली नहीं करना चाहता था, पर अगर मैं उसे बुली नहीं करता तो मैं ही बुलेट हो जाता, कोई और आगे आ जाता। बाकी तीन लड़कियों ने भी एक करके घुटनों के बल बैठ गईं, एक के बाद एक बोलते हुए, बिल्कुल सही, लियू किंगहैन ने हमें फोर्स किया। हमास भी कोई चॉइस नहीं थी। उनके बगल में लियू किंगहैन हैरान रह गया, चारों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देख रहा था। तो उन्होंने साफ तौर पर मिलकर गु किंगहैन को बुली किया, पर अब सारी फॉल्ट उसे दे रहे हैं। उसने दांत कसकर हर एक को चेस्ट में किक मार दी। तुम लोग ही थे जिन्होंने मुझे बताया था कि गु किंगहैन एक प्रोस्टिट्यूट है।
तो तुम लोग ही थे जिन्होंने कहा कि उसने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया, और अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया। मैंने तुम्हें कब फोर्स किया? किक मारने के बाद चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर कूदकर लियू कनकन पर झपट पड़े। लियू कनकन, मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम से थक गया हूं। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे परिवार के पास कुछ डर्टी मनी है? पूरे दिन हाई एंड माइटी बनके सबको नीचे देख रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए ईर्ष्यालु हो कि गुकिंग हान तुमसे ज्यादा प्रीटी है, इसीलिए तुम उसे बुली करना चाहते थे। चलो उसके कपड़े उतार दें, देख क्या वो अब भी एरोगेंट रह पाएगी। सही। वेस ने गुकिंग हान को ट्रीट किया, इसी तरह से उसे अच्छी तरह ट्रीट किया। ग्रुप आगे बढ़ा। कुछ ने उसके हाथ पकड़े, कुछ ने उसके बाल खींचे, और कुछ ने लियू कन के कपड़े फाड़े। लियू कनकन जबरदस्त कोशिश कर रहा था, पर अंत में दो मुट्ठी चार हाथों के सामने टिक नहीं पाए। सिर्फ कपड़े फाड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। लियू कन के कपड़े एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो गए। बस काफी है, मैं अचानक ठंडे ढंग से स्नॉट किया, अपनी आवाज सुनते हुए। ग्रुप की हरकतें तुरंत रुक गईं। लियू कैन अब अपनी अंडरवियर में रह गई, उस कुचला लगातार रोते हुए। इसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे के बाहर से एक प्लेफुल व्हीसल सुनाई दी। एक गहरी गाल वाला बंद दरवाजे के फ्रेम पे टिकेगा, वहां उठाया। हम देर तो नहीं हुए ना? उस आदमी का चेहरा देख के देख रहे छात्रों की भीड़ झट से हंगामा मचा दी। वो शाओ दाओ जो गुबाई ने अभी कहा था, भाव ही है ना? उसने अभी अभी सिटी गार्ड को बुलाया था और अब भाई दाओ को भी बुला रहा है। क्यों क्या दोनों तरफ खेल रहा है, लीगल और अनलीगल। सिटी गार्ड तो उन्हें कुछ महीने की जेल में बंद कर देगा, पर अगर भाई दाओ चाल चलता है तो वो महीनों तक बेड पर ही पड़े रहेंगे। लियू दाओ क्लासरूम में घुसते हुए वांग डेरन को ताने मारते हुए बोला, प्रिंसिपल वांग, तुम्हें जल्दी ही स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड बदलने चाहिए। वो सब बुढ़ा गैंग है, क्या कर सकते हैं? फिर उसने अपने बगल में खड़े चेन फू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन चेन, क्या आप भी आज मेरे भाई भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं? वो चेन फू का चेहरा पूरी तरह सीरियस था। हमें एक रिपोर्ट मिली कि यहाँ स्कूल बुलिंग का गंभीर केस हुआ है। उसने लियू दाओ की ओर देखकर चेतावनी दी, अब परेशानी मत करो, नहीं तुम्हें सबको स्टेशन तक ले जाएगा। लियू दाओ ने कंधे उचकाए, कैप्टन चेन, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। अगर तुम मेरे खिलाफ स्लैंडर करोगे तो मैं तुम्हें स्यू कर दूंगा। मैं दोनों के बीच में खड़ा हुआ और चेन फू को मुस्कुराते हुए बोला, कैप्टन चेन, अगला सीन तुम्हारे लिए देखना थोड़ा असहज हो सकता है। क्या आप एक मिनट के लिए दरवाजे के बाहर रुक सकते हो? चेन फू ने फर्श पर रोते लियू कैन कैन को एक झलक दी, सिर हिलाया और सबको अस्थायी रूप से क्लासरूम से बाहर निकलने को लीड किया। मैंने लियू दाओ को सिर हिलाया। लियू दाओ ने समझ लिया, उसने अपने लोगों को उस एरिया के चारों ओर सराउंड कर दिया। तो वह धीरे धीरे लियू कैंकेन के पास गया और हाथ घुमाते हुए उसके चेहरे पर सीधा स्लैप मार दिया। तुम किस लिए रो रही हो? फिर भी तुम्हें यहाँ पिटीफुल एक्ट करने की हिम्मत है। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो क्या तुमने सोचा होता कि मेरी बहन के साथ क्या होता? हम बस फ्रेंड्स की तरह मजाक कर रहे थे। लियू कैन ने जिद्दी ढंग से तर्क किया। तो मैंने ठंडे अंदाज में हंसा, तो अभी मैंने तुम्हारी फन में इंटरप्ट किया ना? तो फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ प्ले करने दो। नहीं नहीं, प्लीज मत करो, मैं तुम्हें मनी दे सकता हूं। वो बहुत सारी मनी, तुमसे विनती करता हूं कि मुझे बचा लो। लियू कैन ने काम पूरा किया। पैसे। मैं खड़ा हुआ और गुकिंग हान की डेस्क की ओर चला, ध्यान से उसका स्कूल बैग निकाला। स्कूल बैग के छोटे कंपार्टमेंट मुझे वह कार्ड मिला जो मैंने कल गुकिंग हान को दिया था, साथ ही 5 मिलियन युआन का चेक भी। तो देखो यहाँ कितनी मनी है, तुम बैंक कार्ड में मनी नहीं देख सकते। ऊपर चेक साफ तौर पर 5 मिलियन लिखता है। मैंने फिर से लियू कैं के चेहरे पर स्लैप मार दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे परिवार की छोटी छोटी चेंज की परवाह है? लियू कन कभी भी इसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो गुकिंग हान, जिसको वो हमेशा लुक डाउन करती थी, असल में उससे ज्यादा रिच निकली। नामुमकिन, ये चेक तो फेक ही होना चाहिए। मैंने दयालुता से वो फेक चेक उसके हाथ में धकेल दिया और फिर फटाफट फाड़ दिया। उसने बिल्कुल भी चेक लेने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ बस आपस में कसकर बंद थे। तो मैं जमीन पर थूक दिया, अगर चाकू तुम्हें नहीं काटता तो दर्द नहीं पता चल है ना? अगर मैं टाइम पर नहीं आया होता तो मेरी बहन को तुम लोग नंगा कर देते। भगवान ही जानता है तुम और क्या कर लेते। तो उसको नंगा करने के बाद दोस्तों में मजाक करते करते अब जब तुम्हारी बारी आती है मजाक की, तो तुम क्यों नहीं झेल पाते? मैंने पैर उठाया और सीधा उसके चेस्ट में किक मार दी। तुम्हें मारना तो आसान निकलेगा, तुम मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दिल की धड़कन सुनते हुए गू किंग हान मेरी तरफ देखेगी, जैसे फर को धीरे धीरे रगड़ रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे चेस्ट पर कुछ बार थपथ पा दिया। लियू डाओ ने देखा कि माहौल खराब है, जल्दी से मुस्कुराहट फोर्स करके मेरे और लियू कैन कैन के बीच में खड़ा हो गया। भाई भाई एक बीच से गुस्सा करने लायक नहीं है। तो उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को आंख मार दी और सबॉर्डिनेट्स ने समझ लिया।
और जल्दी जल्दी लियू कैन कैन को बाहर खींच ले गए। मैंने धीरे धीरे गुकिंग हान की पीठ थपथाई, मेरी ठंडी नजर बाकी लोगों की ओर घुमा दी। जब मैं लियू कैन कैन को सजा देता देख रहा था तो वे सब घुटनों के बल झुके और भीख मांगी। असली बिच तो वही लियू कैन कैन थी जिसने हमें फोर्स किया। हमने पहले ही उसके साथ की टाई काट दी है, हम फिर कभी उससे बात नहीं करेंगे। कृपया हमें छोड़ दो और एक एग्जिट दे दो, मैं ठंडे अंदाज में ठूंकते हुए बोला। और तुम हमेशा ये वे बात करते रहते हो कि लियू कैन तुम्हें कैसे फोर्स कर सकता है। अभी अभी तुम लगभग उसे नग्न कर ही देने वाले थे। क्या फिर भी वो तुम्हें थ्रेट कर सकती थी? कि जब उसने देखा कि मैं आगे धकेलते हुए मारना जारी रखने वाला हूं, लियू डाओ ने भाई को बीच में रोक दिया। तो हमें ही सिखाने का काम करने दो मेरे ब्रो, और मैं इसमें स्पेशलिस्ट हैं। मैं गारंटी देता हूं कि सिटी गार्ड को कोई इंजरी नहीं मिलेगी। वो डर रहा था कि मेरे गुस्से में मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझ पाऊंगा और गलती से किसी को मार सकता हूं। इस कम के लिए ट्रबल में पड़ना वाकई फालतू होगा। एक राउंड की दयनीय चीखों के बाद 4 लिम्प बॉडीज बाहर खींचे गए। मैंने एक चेयर खींची और लियाओ फेई वेन के सामने बैठ गया। मैंने ठंडी एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम ही थे जो मेरी बहन को हिरास करना चाहते थे और तुमने दूसरों को मेरी बहन को बुली करने के लिए इंस्टिगेट किया, सही है? लियाओ फेई वेन ने बार बार सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक बहुत फावन स्माइल आ गई। वो मैं नहीं था। मैंने बस कहा कि तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरती से ड्रेस्ड है, इसलिए मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। उनके संकीर्ण दिमाग ने ईर्ष्या पैदा कर दी। वाकई इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो सुनते ही मैं ठंडा ठंडा हंस पड़ा। और अभी अभी तुमने उन्हें कहा कि वो उसकी स्कर्ट उतार दे। मेरी बात सुनते ही लियाओ फेई वेन के चेहरे पर शर्म की झलक आ गई। वो जल्दी जल्दी अपने मुंह पर 2 बार थप्पड़ मार गया। पयंग मास्टर गु, सब मेरी सस्ती जुबान की वजह से है। मैं बस बकवास कर रहा था, उससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर ले। मैं तुरंत खड़ा हुआ, उसकी बालों को पकड़ लिया और जमीन पर धकेल दिया। मेरी उंगलियों ने तलवार वाला साइन बनाया और उसकी निचली पीठ में 2 बार धक्का दिया। एक तीव्र दर्द ने लियाओ फेई वेन का चेहरा तुरंत फीका कर दिया। इस प्रेशर पॉइंट का असर अगले कई सालों तक किडनीज जैसा दर्दनाक है। हर बार बाथरूम जाने पर तुम्हें जबरदस्त दर्द महसूस होगा। मैं लियाओ फेई वेन को लापरवाही से धकेल दिया, उसकी पैंट उतार दी और बाहर फेंक दिया। मैं बस बकवास कर रहा हूं, मैंने कहा। तुरंत बाद लियू दाओ ने अपने अंडरलिंग्स को सिर हिलाया। अंडरलिंग्स समझ गए, उन्हें तुरंत ही उसे पूरी तरह पीटा। आखिरकार उन्होंने उसकी कपड़े उतारकर क्लासरूम से बाहर फेंक दिया। तो गुकिंग हान को टॉरन करने वाले सभी लोग निपटा लिए गए। हाजिर छात्रों ने सब राहत की सांस ली। लियाओ फेई वेन को बस लड़कियों को परेशान करना आता था। उसको कपड़े उतारने का पूरा हक था। लियू कंकन की गैंग रोज अपनी पावर से लोगों को टॉरन करती थी। अब आखिरकार उन्हें सजा मिल गई और वो होमरोम टीचर जो अमीरों की फाउनिंग करती थी, गरीबों को दबाती थी और छात्रों को एब्यूज करती थी, उससे तो बहुत पहले ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अब ये सारे बुरे एप्पल्स हट गए हैं तो हम अब शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे लेक्चर स्टैंड के सामने गया और उस पर जोर से किक मार दी। तो वो लेक्चर स्टैंड जो पहले ही गिरा हुआ था जोर से आवाज कर गया, जिससे सबकी आंखें फिर से फोकस हो गईं। तो तुम लोग सोचते नहीं कि अब सब खत्म हो गया ना? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं डॉट डी। तुम्हें घुटनों के बल बैठाकर मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी पड़ेगी। गुबेई, जो तुम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है। हमने गु किंगहेन को कुछ भी नहीं किया। तुम हमारे ऊपर ये गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं डर कि तुम्हारी बहन को भविष्य में इस कारण से ऑस्ट्रेसाइज किया जाएगा? मैं हवांग दारेन की ओर देखकर पूछा, हमारा स्कूल फोन नहीं लेता। सही है ना? हुआंग दारेन हैरान रह गया, जबकि स्कूल में कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर भी उसने मेरी बात मान ली। बिल्कुल, फोन पढ़ाई को इफेक्ट करेंगे। स्कूल फोन लाने पर फॉरबिड करता है। मैं फिर से लियू दाओ की ओर देखा। सब पर नजर रखो, उनके सारे फोन कलेक्ट कर लो, कि मैं नहीं चाहता कि आज जो हुआ वो बाहर निकल जाए। बाकी काम मैं तुम्हें सौंप देता हूं। बात खत्म करके मैं गु किंगहेन को क्लासरूम से बाहर ले गया। खुद कूल रखते हुए सिर घुमाकर चेनफू से पूछा, कैप्टन चेन, मैंने सुना क्योंकि तुम हमारे ग्रेट शिया के संस्थापक जनरलों को खास रिस्पेक्ट रखते हो। चेनफू हैरान रह गया, समझ नहीं आया मैं ये क्यों पूछ रहा हूं। फिर भी उसने सिर हिलाया। मैं उन पर एडमायर करता था क्योंकि मैंने ये रास्ता चुना। पूरा जनरल सी सियन का क्या, उनका हेई चांग का बैटल। इसने हेई चांग में तैनात सारे इंक्रीजिंग फोर्सेस को बाहर निकाल दिया। स्ट्रेटेजिक फिर से हासिल करने के बाद हेई चेंग का टेरिटरी, ग्रेट शिया की सप्लाई ट्रांसपोर्ट, आखिरकार इंक्रीजर की ब्लॉकेड तोड़ पाई। उसने हमारे ग्रेट शिया की स्थापना में अमर योगदान दिया। चेन फू स्पष्ट रूप से एक्साइटेड दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने वाकई उस बैटल में भाग लिया हो। मैंने सिर हिलाया। लगता है हाल ही में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में कुछ चोरी हुई है। मुझे कैप्टन चेन को परेशान करके मेरे साथ टहलने ले जाना पड़ेगा। चेन फू का जबड़ा आश्चर्य में ड्रॉप हो गया। बिल्कुल मेरे शब्दों के पीछे का मतलब समझ आया।
वो इतना एक्साइटेड था कि फ्लस्टर हो गया। मैंने चेन फू के कंधे पर पैट मार दिया। कैप्टन चेन, यहाँ तुम्हारे लिए और कुछ नहीं बचा। तुम सब पहले हेड बैक हो जाओ। बात खत्म करके मैं मुड़कर क्लासरूम में वापस चला गया। सारे फोन चेक हो चुके हैं। जो कुछ भी हमें मिला था वो सब डिलीट कर दिया गया है। अब क्लाउड सिंक है। मुझे नहीं पता कहीं बैकअप है या नहीं। मैं सिर हिलाया तो मैं क्लासरूम में घुटनों के बैठे छात्रों को देख रहा था और मैं सामने आया। एक स्टूडेंट खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाया, हगू भाई, हम बस तुम्हारी बहन की मदद नहीं किया तो तुम क्यों हमारी तरफ अपना गुस्सा निकाल रहे हो? वो खुद भी रेजिस्ट नहीं कर पाई, हमें उसके लिए रेजिस्ट क्यों करना पड़ेगा? वो जब हमने इनजस्टिस देखी तो हम बस मदद के लिए नहीं आए। कानून नहीं कहता कि हमें मदद करनी है। मैंने आंखें घुमाई और ठंडे तौर पर कहा, कानून नहीं कहता कि मैं तुम्हें घुटनों के बल नहीं बैठा सकता। और तुम्हें कहां से पता चला कि मैंने इसके बारे में बात की? कानून का इस्तेमाल करके तुम्हारा बर्ताव कंट्रोल करने की। क्या तुम लोगों के पास कोई मोरस नहीं है? बिल्कुल, तुम लोग मन नहीं बना सकते। तो अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। सही से घुटनों के बल बैठो और मेरी बात सुनो। तुम चुन सकते हो कि बहादुर ना बनो, पर तुम दूसरों को सही काम करने से नहीं रोक सकते। तुम लोग कायर हो, पुलिस को रोकने की हिम्मत ही नहीं यार। फिर भी तुम उस बैंड को रोकते हो जो हेल्प करना चाहता है। क्या तुम बस एनिमी को सपोर्ट कर रहे हो? तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि तुम पुलिस से कनेक्ट नहीं हो? पुलिस की एग्रेशन पूरी तरह से तुम बास्टर्ड्स की कंडनिंग की वजह से है। सेकंड, तो तुम सब क्लासरूम में ही रहे। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मेरी बहन को स्ट्रिप्ड होते देखो? तुम दूसरों को डर्टी वर्क करने देते हो और फिर तुम फायदों को रीप करने का इंतजार करते हो। तो अगर ट्रबल हो तो तुम बस इसका हैंड वॉश कर सकते। तुम लोग वाकई चालाक हो। मैं प्रैक्टिकली सुन रहा हूं। तुम्हारे अबैकस की क्लिक मेरे फेस पे टकरा रही है। थर्ड, मुझे बस तुम्हारे ऊपर रैम्पेज करने का मन कर रहा है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तुम क्लासरूम में ही रहे। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मेरी बहन को स्ट्रिप्ड होते देखो? दूसरों को सब कुछ करने देना, फिर फायदों को रीप करने का इंतजार। तो ट्रबल उठे तो तुम बस इसका हैंड वॉश कर सकते हो। तो तुम लोग वाकई चालाक हो। मैं प्रैक्टिकली सुन रहा हूं। तुम्हारे अबैकस की क्लिक मेरे फेस पर टकरा रही है। वो थर्ड, मुझे बस तुम्हारे ऊपर रैम्पेज करने का मन कर रहा है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरे शब्द सुनते ही सब एक दूसरे को देखे। ज्यादातर लोगों का वही थॉट था। ग्यू चिंग हान की बुलिंग को एक फन शो की तरह देखता हूं। मैं लियू दाओ की तरफ देखता हूं। अगर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया तो उन्हें छोड़ दो। जो भी रिकॉर्ड कर चुका है उसे एक लेसन सिखा दो। एक पल रुक गया, फिर आगे बढ़ा। आज रात तुम लोग उसी जगह पर जाओ। इसे मेरे टैब पर डाल दो। ठीक है भाई, भाई छोड़ दे मुझे। इससे यकीनन वो फिर से नोसी होने की हिम्मत नहीं करेंगे। लियू दाओ ने हंसते हुए कहा। मैं धीरे से गुक्किंग के हाथों को वापस थपथपाया। चलो आज एक डेज ऑफ ले लेते हैं। पहले तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले जाएगा। ठीक है। सीनियर यू युआन को मूव करने में मदद करो। अब फिर मैं हुआंग डे रेन के पास गया। किंग हान और जियांग शान दोनों को अपनी क्लास में ट्रांसफर किया। मैं दोनों को क्लासरूम से बाहर ले गया। मैंने से पहले चैंग युआन को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया। फैफेटी, तुम ही स्कूल में पढ़ाई करने वाले आखिरी बचे हो। हम सब ने अपनी ट्यूशन फीस दे दी है, तो तुम्हें हमारे तीनों के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लासरूम से बाहर निकलते हुए मैंने धीरे से गु किंग हान के छोटे सिर को थपथपाया। किंग हान, अगर तुम ऐसे ही मुझसे लटके रहोगे तो मेरे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। वो होठों को सिकोड़ते हुए एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने मेरी बांह को टाइटली गले लगाया। मैं जियांग शान को देखकर थोड़ा एम्बारस फील किया। आज क्विंग हान सच में बहुत डरी हुई थी। पहले उसकी परवाह नहीं करने की मेरी भी फॉल्ट है, जिससे उसे ऐसे सजा झेलनी पड़ी। जियांग शान ने सिर हिलाया, फिर उसने जिज्ञासु होकर पूछा, क्लासमेट गू बेई, क्विंग हान सच में तुम्हारी छोटी बहन है क्या? तो मैंने कभी उसे बड़े भाई का जिक्र करते सुना नहीं है। वैसे तुम इतने सारे लोगों को कैसे कॉल कर पाते हो? मैं गू ग्रुप के चेयरमैन का बेटा हूं। क्विंग हान मेरी बायोलॉजिकल हाफ सिस्टर है। अनएक्सपेक्ट है ना? पहले की वो पिटीफुल लड़की असल में टॉप वेल्थी फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। मेरी बात सुनकर जियांग शान अनजाने में सिर हिला दिया। क्विंग हान के ऐसे होने की वजह बताने ही वाली थी मैं, जब उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया। चलो जल्दी चले। मेरे शब्द रुक गए। मैंने अंदाजा लगाया कि उसने अभी तक गू फैमिली को अप्रूव नहीं किया, इसलिए मैं और कुछ नहीं बोला। तीनों की टीम जल्दी ही पार्किंग लॉट पर पहुंच गई। हमारे सामने 2 सीट वाली फेरारी खड़ी थी, तो मैं खुद को रोक नहीं सका। थोड़ा एम्बारस्ड लग रहा था। तो ये सुपरकार वाकई बढ़िया है, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये डरी हुई हो। ओनर तो मोरली करप्ट या कुछ ऐसा ही है। अचानक मुझे कुछ याद आ गया यार, तो मैंने कार का दरवाजा खोल दिया। फिर आज सुबह खरीदे दोनों पाइनएप्पल फोन उन्हें टॉस कर दिए। ये 2 फोन तेरे लिए हैं, पहले यहाँ इन्हें यूज करना सीख ले। मैं एक अलग कार ले लूंगा। जियांग शान ने अपने हाथ में रखे लेटेस्ट मॉडल पाइनएप्पल फोन को देखा। टियर मॉडल लगभग 10 युआन का है। वो जल्दी जल्दी मना कर दी, ये बहुत महंगा है।
तो मैं इसे नहीं ले सकता। अगर आज तू नहीं होता तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती, मैंने कहा। गु किंगहान ने भी जियांग शान की तरफ सिर हिलाया, धीरे से कहा, थैंक्स। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। उसके शब्द सुनकर जियांग शान ने आखिरकार फोन ले लिया। मैंने गु किंगहान के बालों को साइड में धकेल दिया। मैंने अभी भी गु किंगहान को दिया फोन उठाया और उसका फोन नंबर सेव कर दिया। इधर आज्ञाकारी से जागो, जब मैं वापस आऊंगा तो वो तुम्हारे बाल कंघी कर देंगे। युगु किंगहान बार बार सिर हिलाती रही। उसने आज्ञापूर्वक कहा, फिर सावधानी से ड्राइव कर। कार में बैठते ही मैंने अपना डोइन ऐप खोल दिया। आज गु किंगहान को वेश्या कहने वाले लोगों का वीडियो पहले ही ऑनलाइन फैल चुका था। मैं देखना चाहता था कि असल में क्या चल रहा है। वह जब देखा कि इंटरफेस लोड नहीं हो रहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और फ्राउन कर बैठा। याद है, मैं बस पिछले महीने ही ये फोन खरीदा था। क्या इस दुनिया में फोन की क्वालिटी इतनी खराब है? 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा बाद मैं जियांगचेंग स्क्वायर पहुंचा। मैंने फेरारी पार्क की और एक 4 सीट वाली कार ढूंढ ली। जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करने वाला था, डुइन ऐप आखिरकार खुल गया। युगु किंगहान की वो वीडियो जिसमें हाई स्कूल की लड़की ने महंगे हेयर कट के लिए शुगर बेबी बनना चुना था, पहले ही ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर चढ़ चुका था। वीडियो में मेरे चेहरे का साइड व्यू और मेरी नौ रिच लुक दिखाया गया था। बाकी सब में गु किंगहान के सिर नीचे करके लोगों द्वारा डांटे जाने वाले सीन दिखे। कैप्शन में लिखा था, आई हाइंड हेयर सलून है। लड़की ने सिर्फ एक बार हेयर कट करवाने के लिए एक प्रोडिगल सॉन के साथ रहने का फैसला किया। मैंने कमेंट सेक्शन खोला, वो असहनीय शब्दों से भर गया था। आजकल की लड़कियां हेयर कट के लिए बहुत ही वैन हैं, तो ये उनके शरीर बेच सकती है और वो एक स्टूडेंट है। वो लड़का वाकई में स्कोर कर गया। मेरा ब्रो पूछना चाहता है, एक रात का रेट कितना है? वास्तव में पूछना मेरा ब्रो ही है। पिछली बार मैंने एक को 500 रुपये एक रात के लिए मिला था। वो बहुत ही यंग लग रहा था। जियांगचेंग के लिए क्या शर्म की बात है? तो क्या तुम खुद ही जियांगचेंग से बाहर निकल सकते हो? वीडियो और हर कमेंट को देखते हुए मेरा एक्सप्रेशन और भी डार्क होता गया, क्योंकि उनका बेसब्री वाला वीडियो था। इससे सीधे लियू कन ने गु किंगहान को बुली किया और लगभग उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इन जानवरों ने जो इंसानों के ब्लड बंस पर फीड करते हैं। मैं गुस्से में कसम खा दिया। सबसे पहले मैंने म्यूसेलॉन का मैनेजर कॉल किया ताकि उस टाइम का पूरा वीडियो ले सकूं। जी सर, आपको कल का वीडियो चाहिए है ना? आज सुबह मैंने वो वीडियो देखा। मैं पहले ही फुटेज एक्सट्रैक्ट कर चुका था, तो मैं अभी तो तुम्हें भेज रहा हूं। फोन काटने के बाद मैनेजर ने साफ साफ मेरे इरादे समझ लिए थे। मैंने मैनेजर द्वारा भेजे 2 वीडियो क्लिप्स देखे, ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो। दूसरा था ऐसा वीडियो जिसमें स्टोर और कर्मचारियों को ब्लर कर दिया गया था। मैनेजर काफी स्मार्ट है, मैं हंसते हुए बोला। मैंने इंटरनेट से गु किंगहान का स्लेंडर्स वीडियो और एक्सट्रैक्ट किया हुआ कैमरा फुटेज डाउनलोड कर लिया। मैंने इन्हें कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट की हेड क्विन लान को भेजा और साथ ही उसे मैसेज भी किया। सिस्टर क्विन लान, सुबह कृपया मेरी और मेरी बहन के खिलाफ स्लैंडरस अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मदद करो। लॉयड दाखिल करने की तैयारी करो। स्कूल वापस आते हुए जियांग शान गु किंगहान को नया फोन कैसे यूज करना सिखा रहा था। गु किंगहान थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। उसकी आंखें कभी कभी स्कूल गेट की ओर झुकी। कार आती देखी, वह जल्दी से खड़ी हो गई। मैं कार से बाहर निकला। मैंने उसे जियांगचेंग स्क्वायर से अभी खरीदे कपड़े दे दिए। पहले कार में बैठो और बदल लो, और बाद में वे तुम्हारे बाल कंघी करेंगे। कपड़े ले रहा हूं। गु किंगहान हाथ बढ़ाकर मुझे धीरे से गले लगा ली, फिर जल्दी से कार में कूद गया। मैं जब वो बदल रही थी, मैं जियांग शान से पूछा, कोई ऐसी जगह है क्या जहां तुम लोग गगल से जाना चाहो? पिछली जिंदगी में एक सादा वेतनभोगी था। मेरे पास लड़कियों के साथ डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसा मैं समझता हूं, डेटिंग बस खाने पीने, मूवी देखने और घूमने फिरने का काम है, और फिर सब घर चल देते हैं ना। उनका भी अभी नाश्ता हुआ है, अभी मूवी या वॉक के लिए सही टाइम नहीं है, और हम सीधे उस स्टेप पर नहीं जा सकते। जियांग शान एक पल सोचा और हिचकिचाते हुए बोला, मैंने किंगहेन को पहले सुना था कि वो चिड़ियाघर जाना चाहती है। मैंने टाइम का अंदाजा लगाया, अभी लगभग 9 बजे हैं। मैंने इस दोपहर के लिए मूविंग कंपनी बुक कर ली है। हम शायद 3 घंटे तक साथ में टाइम बिता सकते हैं। युवा होना अनमोल है, चलो अभी तुरंत निकलते हैं। गु किंगहेन ने कार का दरवाजा खोला तो उसने जेड का कंघी मेरे हाथ में रख दिया। ऊपर की तरफ उसने ढीली सफेद शर्ट पहनी थी, और शर्ट पर एक छोटा सफेद खरगोश गाजर को गले लगा रहा था, प्रिंट था। और नीचे तरफ उसने ढीले लंबे स्वेटपैंट पहने थे जो उसकी लंबी टांगों को पूरी तरह ढक रहे थे। मैंने देखा कि इलास्टिक वाली कमबंद बहुत टाइट बंधी हुई थी, साफ तौर पर आज सुबह की घटना से जुड़ी। तो उसके पास अभी भी गहरी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा थी। मैंने कंघी ली, फिर मैंने धीरे धीरे उसके बालों को कंघी किया। बालों के बीच में मैं उसके स्कैल्प के नीचे कुछ साफ साफ हल्के धब्बे देख पा रहा था।
वो जाहिर तौर पर बहुत जोर से खींचा गया था, तो मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे हाथ में छोटे छोटे नेल्स की एक मुट्ठी ने छेद दिया हो। मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं क्यों। तो वो साफ तौर पर बहुत अच्छी इंसान है, फिर भी कहानी को उसे ऐसे टॉर्चर करना पड़ता है। लोगू किंग का सिर थोड़ा हिल गया, मेरी सर्विस का मजा लेती हुई। वो लगता है वो सारी नकारात्मक बातें भूल ही गई। तेरा कमरबंद बहुत टाइट बंधा है क्या? क्या तू इसे थोड़ा ढीला करना चाहेगा? मैंने पूछा। उसने संदेह से मेरी ओर देखा, फिर हिचकिचाते हुए धीरे धीरे अपनी शर्ट उठाई। तेरा कमरबंद बहुत टाइट बंधा है क्या? क्या तू इसे थोड़ा ढीला करना चाहेगा? मैंने पूछा। तो उसने संदेह से मेरी ओर देखा, हिचकिचाते हुए धीरे धीरे शर्ट उठाई और चंचल अंदाज में बोली, तुम मेरे लिए बंद दे। उसका सपाट हल्का रंग का निचला पेड़ मेरी आंखों के सामने दिखा, तो मैं शर्माते हुए नजरें हटा ली। जियांग सान को करवा दो। यह सुनते ही जियांग सान तुरंत आगे बढ़ा। किंग हान, मैं इसे तेरे लिए फिर से बंद देता हूं। गुगु किंग हान ने उसकी शर्ट नीचे खींच ली। उदास होकर बोली, फिर इसे बांध मत। तो मैंने सिर खुजला, ठीक है, तो मैं तेरे लिए एक बो बांध दूंगा। और फिर एक बार चारों ओर देखा, जैसे चोर बनने का एहसास। वैसे जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था, मैंने आखिरी बड़ी गणित की समस्या हल कर ली, लेकिन लड़की की कमरबंद कभी खोलनी नहीं आई। जैसे ही मैं पास आया, मुझे पता चला कि इस किताब के नंबर 1 विलेन की त्वचा कितनी खूबसूरत है। बस पास आते ही एलिगेंट खुशबू लगभग बर्दाश्त से बाहर थी। डुक किंगहान को लग रहा था कि मैं वो बांधना नहीं जानता। वो चुपके से अपनी शर्ट थोड़ा और ऊपर उठा ली। एक पल में जब मैं पूरी तरह से लाल हो रहा था, आखिरकार मैं वो बांधना पूरा कर लिया। मेरे दिल की धड़कन मीटर दौड़ने के बाद की धड़कन से भी तेज थी। तो मैं खड़ा हुआ और उसके सिर पे थपथपा दिया। अगली बार तुम्हें अपने काम खुद करने पड़ेंगे। चलो चलते हैं, अब हम मजे करेंगे। योजना थी कि दोनों को जियांगचेंग के पश्चिम में युआंगजू ले जाएं। युआंगजू का क्षेत्र फम्मू है। यह ग्रेट शिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क है। यह सबसे समृद्ध जानवरों की पॉपुलेशन और कई थीम पार्क्स भी रखता है। मैं गुचिंग हान को पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन एरिया ले जाने के लिए तैयार था। क्यूट छोटे जानवरों को उसकी जख्मी आत्मा को सुकून देने के लिए 3 का ग्रुप जल्दी ही युवांगजू पहुंच गया, क्योंकि यह था